हेलो गाइस, वेलकम टू IITM डी स्टार। आज हम देखने जा रहे हैं मैथ्स 1 वीक 1 का ग्रेड असाइनमेंट का डिटेल सॉल्यूशन। इस वाली वीडियो में मैंने जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन उठाए हैं, क्योंकि हमें पता है कि मैथ्स के डिफरेंट डिफरेंट सेट्स होते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे सेट से क्वेश्चन उठाए हैं, पता नहीं कुछ 20 या 30 के करीब क्वेश्चन है। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। और अगर आपको और भी क्वेश्चन है आपके पास, मतलब कि जो आप इस वीडियो में कवर नहीं हुए हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और उस पर पूछ सकते हैं। मतलब अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स, यानी कि इन चारों में से इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो हमें पता है इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर्स होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर्स। तो चलो पहले वाले को चेक करते हैं। पहले वाला लिखा हुआ है 2.99, कितनी बार 9 है, 2 4 6 8, 8 बार 9 है ना। तो 4 6 7 8, 8 बार 9 है। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख नहीं सकता क्या कि ये जो पॉइंट है मैं उधर उधर खिसकाते रहूँगा ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। तो मुझे पता है जितनी बार मैं पॉइंट राइट साइड भेजता हूँ उतने नीचे जीरो बढ़ जाते हैं। कितने हो गए, 3 सर 7 और 1 8। ठीक है, तो इसका मतलब 8 बार मैं पॉइंट इधर भेजूंगा, है ना, 8 बार। तो इसका मतलब नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 8 3 3 6 7 8, 8 जीरो। यानी कि ऐसा दिखने लग गया। अब ये क्या पी अपॉन क्यू की फॉर्म नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या कि पहला वाला जो बंदा है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, ना कि इरेशनल नंबर। ठीक है, उसका मतलब पहला हमारा सही नहीं है ऑप्शन। वैसे यहाँ पे तो ग्रीन हो रखा है, पता नहीं कैसे, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ना कहीं से, इसलिए ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। चलो देखो, अब सेकंड वाले को देख लेते हैं। सेकंड वाले में क्या दे रखा है, +√2 √12 माइनस में √3, ये दे रखा है। इसको तो हमें ये पता है कैसे सॉल्व करते हैं कि पहला वाला पहले इन दोनों से होगा मल्टीप्लाई, फिर दूसरा वाला इन दोनों से होगा। ठीक है, ऐसे होता है। तो चलो कर लेते हैं। तो √8 इंटू √2 कितना, √8 इंटू √12 कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 12 8 से कितना होता है, 96 होता है। माइनस √8 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 8 3 24, √24 हो जाएगा। √2 इंटू √12 कितना हो जाएगा, प्लस का √24 हो जाएगा। और √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा, माइनस का √6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि √96 माइनस ये और ये तो आपस में मर जाएंगे, प्लस और माइनस है क्योंकि, और इतना कुछ बचेगा। तो इसको हम क्या और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, देख लेते हैं। 96 जो है, 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू में 8, है ना, ये लिख सकते हैं हम। और इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू में 6 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, नहीं 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 और 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ऐसे लिख सकते हैं। इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये रहा एक बंदा, ये रहा कॉमन, तो 2 यानी कि 4 कॉमन आ जाएगा। 4√6 लिख सकता हूँ मैं इसको, क्या लिख सकता हूँ, 4√6। ठीक है, माइनस √6, तो कितना हो जाएगा, ये 3√6 आ रहा है। तो 3√6 क्या एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल नहीं, ये एक इरेशनल नंबर है। इसलिए हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही है। देखो यहाँ पे पहले से ग्रीन हो रखा है ना, क्योंकि मैंने कहीं से स्क्रीनशॉट लिए हैं, क्योंकि वो नहीं मिल रहा था ना मुझे। ये क्वेश्चन मैं कहाँ से ढूंढता, मेरे पास वो तो है नहीं एक्सेस पिछले वाले उसका। ठीक है, तो चलो, तो ये वाला हो गया। अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा हूँ, इसका पार्ट 3 देखते हैं। ठीक है, बोला है क्या, √6 डिस्कस √8। ठीक है, तो डिस्कस का मतलब यहाँ क्या हुआ, इसका मतलब मल्टीप्लाई हुआ है। इन्होंने बोला क्या, इसको मल्टीप्लाई करो, √6 माइनस √8, इनको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, √48। √48 क्या एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल नहीं, ये तो एक इरेशनल नंबर है। तो इसलिए ये भी हमारा सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं एक बार। लास्ट वाला दिखने में इरेशनल लग रहा है, पर असल में जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो देखो कुछ अलग ही कहानी आएगी। क्या लिखा हुआ है, √8 माइनस √2, ठीक है, ब्रैकेट में √18 प्लस में √2, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पहला वाला दूसरे से, तो √8 और √18 को हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो √8 इंटू 18 क्या हो जाएगा, 18 8 कितना होता है, 18 8 होता है 144, तो ये 144 बन जाएगा। फिर माइनस √8 इंटू √2, तो कितना हो जाएगा, √16, 8 2 16 होता है। फिर माइनस √2 इंटू √18, तो ये भी कितना हो जाएगा, 18 2 16 हो जाएगा ये भी। ठीक है, माइनस का होगा ये वाला और पिछले वाला प्लस का होगा। और फिर प्लस लास्ट में √2 इंटू √2, तो कितना हो जाएगा, माइनस का √4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये आपस में मर गए, देख ही पा रहे हो आप, प्लस और माइनस का साइन मर गया आपस में। √144, √144 किसका होता है, 12 होता है। माइनस ये कितना होता है, 2, तो 12 में 2 के 10, तो आंसर आ रहा है 10। तो 10 एक क्या है असल में, 10 इज़ अ रेशनल नंबर, हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, 10/1 लिख सकते हैं ना। तो इसलिए इसका मतलब ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमारा सिर्फ 2 और
3 ऑप्शन सही होंगे। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो, ठीक है। आप जैसे भी ऐसे अलग अलग सेट्स होंगे इसके, मतलब कि उनमें अलग अलग नंबर दे रखे होंगे, तो आप मैंने जैसे सॉल्व किया है ना वैसे आप सॉल्व करके चेक कर लेना और पता कर लगा लेना है, ठीक है। तो चलो अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, 2 में बोला है कि 2 सेट्स दे रखे हैं इन्होंने, ए और बी दे रखे हैं। कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में है, ओ हाँ सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, इन्होंने क्या बोला है, इस सेट्स के हिसाब से ये मैचिंग पूरी करो, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो पहला एक सेट दे रखा है ए में क्या बोल रखा है, ए में बोल रखा है कि ए बिलोंग्स टू एन सच डैट ए जो है वो 3 से बड़ा होगा और 8 से छोटा होगा। हाँ 3 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा और 8 से छोटा होगा या फिर बराबर होगा, ठीक है। तो चलो क्या क्या आएंगे इसमें, सोचो। 3, तो 3 तो आएगा इसमें क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगा है। 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8 यही आएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे कोई। बी में क्या क्या आएंगे, बी में आएंगे 5। बी में भी बोला कि 5 से बड़ा है उससे बराबर और 10 से छोटा है फिर उससे बराबर, ठीक है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब मैं बीच में पॉइंट वाले नंबर क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इन्होंने नेचुरल नंबर्स बोला है और हमें पता है जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो पॉइंट में नहीं होते, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं ऐसे वाला ले रहा हूँ। तो ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9, है ना। अब चलो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला ए यूनियन बी क्या होगा, देख लेते हैं, हम करके देख लेते हैं ए यूनियन बी। तो यूनियन आपको पता होगा, आपने लेक्चर देखे होंगे, तो क्या होता है यूनियन, यानी कि दोनों में से जो भी हमें ये साथ में लिख देना होता है, ठीक है। बस कॉमन वाले एलिमेंट को 2 बार नहीं रिपीट नहीं करना होता। तो 3 है, ठीक है, 3 लिख दिया। 4, ठीक है, 4 लिख दिया। 5 दोनों में है तो एक ही बार लिखूंगा। 6 भी दोनों में है तो एक ही बार लिखूंगा। 7 भी दोनों में है तो एक ही बार लिखूंगा। 8 भी दोनों में है तो एक ही बार लिखूंगा। 9 और 10, तो ये हो गया ए यूनियन बी। तो ये देखो कहाँ दिख रहा है मुझे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बिल्कुल सेम टू सेम, यानी कि ये इससे मैच हो जाएगा। यानी कि ए का हमारा क्या है, ए का हमारा है थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब आगे कर लेते हैं। ये यहाँ पे आंसर पहले से लिखा हुआ है, देखो बढ़िया। ए का हमारा क्या है, थर्ड है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं क्या होता है। इंटरसेक्शन आपका मतलब पता था, यानी कि दोनों में जो कॉमन हो। तो कौन कौन कॉमन दिख रहे हैं हमें, 3 कॉमन है क्या, नहीं 3 कॉमन नहीं है, नहीं दिख रहा। 4 कॉमन है क्या, नहीं नहीं। 5 कॉमन है, हाँ 5 कॉमन है। रुको मैं अपना पेन चेंज कर लूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे, ठीक है। 5 कॉमन है, अरे यार येलो कलर कितना बेकार है। 6 कॉमन है, 7 भी कॉमन है और 8 भी कॉमन है, ठीक है। ये लोग कॉमन है और तो कोई कॉमन नहीं है। तो कौन कौन कॉमन है, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये 4 लोग कॉमन है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन मिल रहा है इससे, ऊपर वाले से, ठीक है। तो सिंपल। चलो अब अगला देखते हैं। अगले में क्या बोला, ए स्लैश बी। स्लैश का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है माइनस, यानी कि इसको मैं ए माइनस बी भी लिख सकता हूँ। यानी कि ए में से बी के एलिमेंट हटा देने हैं। तो ए में से बी के एलिमेंट हटाऊंगा तो ये चारों बी के एलिमेंट है, तो यानी कि सिर्फ बचेगा 3, 4। तो ये कहाँ है, ये रहा, नीचे ही तो है, ये रहा। अब दूसरे में बोला है बी माइनस ए, यानी कि उल्टा, यानी कि बी में से ए के सारे एलिमेंट हटा दो। तो बी में ए का एलिमेंट कौन कौन है, 5, 6, 7, 8 यही तो है आगे वाले। तो 9 और 10 ही तो बचेगा बस, ठीक है। 9 और 10 बच गया, तो हमारा ये वाला इससे मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है ए का थर्ड बिल्कुल सही, बी का फर्स्ट सही, सी का फोर्थ और डी का सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा है करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलो अब हम अपना अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला कुछ, ठीक है, इस वाले को देखते हैं। सपोज f1 and f2x are function defined on the domain d1 and d2, ठीक है, respectively codomains are subset of R. What will be the domain of the function f1x प्लस f2x, ऐसा बोला गया इसने। इसने क्या बोला कि f1 का जो डोमेन है वो d1 है, यानी कि इसका जो डोमेन है वो d1 है, इसका जो डोमेन है वो d2 है, ठीक है। तो इसने बोला कि अगर मैं इन दोनों फंक्शन को प्लस कर दूंगा तो इनका डोमेन क्या हो जाएगा। तो अच्छा, तो एक बात बताओ मुझे कि मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको दे रहा हूँ, देखो एक चीज़ लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ अगर एक 4x लिखा हुआ था मेरे पास, ठीक है, हाँ ये फंक्शन था। अब तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा कि x कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, है ना, और बाकी सारे हो सकते हैं इसमें, बस x 0 के इक्वल नहीं आएंगे। और एक और मेरे पास फंक्शन लिखा हुआ था अंडर रूट में लिखा हुआ था 2x माइनस 4 लिखा हुआ था, सही है ये, हाँ 2x माइनस 4 लिखा हुआ था, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं x का 1 डालूंगा, ठीक है,
एक्स की मैं 1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 - 4 हो जाएगा। 2 - 4 क्या होता है, -2। क्या ये डिफाइन है? क्या रूट के अंदर कभी माइनस डिफाइन होता है? बिल्कुल नहीं, कभी डिफाइन नहीं होता है। इसका मतलब क्या कि मैं यहाँ पे एक्स की 1 नहीं डाल सकता। तो देखो यहाँ पे मैं एक्स की 0 नहीं डाल सकता, यहाँ पे मैं एक्स की 1 नहीं डाल सकता, ठीक है। और तो मैं सब कुछ डाल सकता हूँ यहाँ पे एक्स की, और नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकता। और यहाँ पे तो लेकिन मैं नेगेटिव नंबर डाल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको प्लस करके एक नया फंक्शन बना दूँ पूरा एफ एक्स, तो ये दोनों कंडीशन मेरे को फॉलो करनी पड़ेगी ना। क्या कि एक्स 0 भी नहीं होना चाहिए, और एक्स 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, और एक्स नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, है ना। ये तीनों कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी मुझे। तो समझ रहे हो इसका मतलब क्या, कि जब भी हम दो फंक्शन को प्लस करते हैं तो उनकी जो डोमेन होती है, उन डोमेन में से हमें वो कंडीशन उठानी होती है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही हो, यानी कि जो दोनों में हो, वो कंडीशन उठानी होती है जो दोनों में हो। और दोनों में होता है कब, जब इंटरसेक्शन होता है तभी तो होता है। देखो हमने यहाँ इंटरसेक्शन लिया था 5 6 7 8 का, दोनों में थे, तब इंटरसेक्शन ही तो लिया था, इंटरसेक्शन यही तो आया था 5 6 7 8, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब भी हम फंक्शंस दो अलग अलग फंक्शन को प्लस करते हैं तो हमें क्या उठाना होता है, कि उनकी डोमेन्स में से जो कॉमन लोग हों, जो कॉमन लोग हो, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए होगा कि D1 जो हमारी न्यू डोमेन होगी, न्यू डोमेन, ठीक है, वो क्या होगी, D1 इंटरसेक्शन D2 होनी चाहिए। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे देखो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, क्या कि दोनों की डोमेन का हमें इंटरसेक्शन लेना होगा, ठीक है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे, मैंने एग्जांपल से समझाया, ठीक। अगर नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट में पूछ लेना, कुछ अगर डाउट हो तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि एफ सच डेट n-0। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, n/0 का मतलब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्या इसका मतलब कि n-0 यानी कि पूरा जो n है नेचुरल नंबर का सेट, उसमें से आपको क्या एक्सक्लूड करना है, 0 को एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। ये है, तो यानी कि n-0 से लेकर n-0 तक ये सेट डिफाइन है। और जी में भी सेम टू सेम वही दे रखा है, डोमेन, ये डोमेन हो गया हमारा, और ये हमारा रेंज हो गया, ठीक है। एक फंक्शन दे रखा है, अब इस फंक्शन के बारे में पूछा है कुछ कुछ, ठीक है। तो हम पहले इस फंक्शन को लिख लेते हैं। लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस में 1। तो इन्होंने ऑप्शन में क्या पूछा है, ऑप्शन में 1 1 और 2 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब सीधी सी बात है, हमें इस फंक्शन का हमें 1 1 और 2 चेक करना पड़ेगा, है ना। तो चेक कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे डोमेन लिख देता हूँ। डोमेन क्या है, n-0, यानी कि नेचुरल नंबर में से 0 को हटा दोगे। तो नेचुरल नंबर में से 0 को हटा दोगे तो कौन सा सेट बनेगा, ये तो बनेगा 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट, यही बनेगा, सिंपल सी बात है ना। वैसे ही अब ये, अब चलो हम एक एक करके वैल्यूज डालते हैं। चलो तो 1 1 फंक्शन होता क्या है, आपने बचपन में पढ़ा होगा। बचपन में क्या मतलब, अगर 11 कोई मैथ्स बैकग्राउंड से तो उसने पढ़ाई होगा कि 1 1 फंक्शन क्या होता है। लेक्चर्स में भी देखा होगा, अगर आप लेक्चर देख रखे हैं वीक वाले, तो सर ने बताया था कि 1 1 फंक्शन वो होता है, यानी कि जिसके नाम से ही पता चलता है 1 1, यानी कि 1 4 1। इसका मतलब हुआ कि हर एक सिंगल एलिमेंट के लिए वहाँ पे एक सिंगल आउटपुट होगा, यानी कि हर एक सिंगल इनपुट के लिए एक सिंगल आउटपुट होगा, समझे। इसका मतलब अगर कोई भी हम यूनिक इनपुट डालेंगे यहाँ पे, एक यूनिक इनपुट, तो वहाँ हमें एक यूनिक आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब ऐसा है कि अगर मैं यहाँ से मैं ए लेटर डालूंगा तो मुझे ए लेटर का हो सकता है आउटपुट 1 मिले, बी लेटर डालूंगा तो बी का आउटपुट हो सकता है 2 मिले, 1 नहीं मिल सकता। क्यों, क्योंकि यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, 1 to 1 फंक्शन, यानी कि एक के लिए सिर्फ एक, ठीक है। तो आई होप समझे होंगे ये। अब चलो इसको कर देते हैं। कैसे करेंगे इसको, सिंपल है। सबसे पहले हम इस वाले फंक्शन को लेंगे, 1 to 1 फंक्शन को चेक करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है अपना दिमाग लगाओ, और दूसरा तरीका है एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है, फार्मूला ये होता है कि आप fx1 इज इक्वल टू fx2 देखें, अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो 1 1 फंक्शन है। तो देखो ये रहा fx1 डाल रहा हूँ मैं, किसकी 1 डाला तो x1 प्लस में 1, और 2 डालूंगा तो x2 प्लस में 1। तो यहाँ से दिख रहा है मुझे x1 इज इक्वल टू x2 आ रहे हैं, क्योंकि 1 और 1 तो मर जाएंगे। इसका मतलब ये असल में क्या है, एक 1 1 फंक्शन है। ये तो हमने फॉर्मूले से बता दिया। पर अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स लें, मतलब कि थोड़ा दिमाग लगाएं अपने, तो खुद सोचो आप, यहाँ पे है ये, मैं अगर इसमें सोचो 1 डालूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, 1 + 1 2 आएगा। 2 डालूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, 2 + 1 3 आएगा। 3 डालूंगा एक्स का तो 3 + 1 आउटपुट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देख रहे हो, 1 के लिए 2 आ रहा है, 2 के लिए 3 आ रहा है, 3 के लिए 4 आ रहा है। क्या कभी कभी सेम आएगा, कभी भी सेम नहीं आएगा, हमेशा ये बढ़ते रहेगा, ठीक है, इंक्रीज होते रहेगा। तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू हमारी सेम नहीं आएगी। हर एक यूनिक इनपुट के लिए हमारे पास एक यूनिक आउटपुट है। तो इसका मतलब ये असल में एक 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो 1 1 फंक्शन तो हमने चेक कर लिया। अब दूसरा ये बोल रहा है ऑन टू चेक करो। ऑन टू क्या होता है, ऑन टू होता है कि अगर आपकी रेंज और कोडोमेन बराबर आ गए तो वो एक ऑन टू फंक्शन है। अब कोडोमेन हमारे पास क्या है, हमारी कोडोमेन ये है, क्या है कोडोमेन, ये
n माइनस ज़ीरो हमारी कोडोमेन, यानी कि 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये हमारी कोडोमेन है। ठीक है, अब देखो रेंज क्या आ रही है, रेंज चलो चेक कर लेते हैं, एक एक करके वैल्यूज डालता हूँ मैं। चलो फंक्शन क्या था, ये था फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस में 1, ये फंक्शन था। ठीक है, तो डालते हैं। सबसे पहले मैंने 1 डाला, तो 1 डालूंगा तो आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, 2 डालूंगा तो आ रहा है 3, 3 डालूंगा तो आ रहा है 4, 4 डालूंगा तो आएगा 5। ठीक है, एक एक प्लस होता रहेगा ना, यहाँ पे फंक्शन में डाल के देखते रहो यार। 5 डालूंगा तो आएगा 6। तो देख रहे हो आंसर कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है, यानी कि यही तो हमारा रेंज का सेट होता है। हमारा रेंज का सेट कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से। तो हमारी रेंज का सेट आ रहा है 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन हमारा कोडोमेन तो 1 से शुरू हो रहा है और रेंज 2 से शुरू हो रहा है। इसका मतलब क्या, कुछ तो लोचा है ना, कि 1 तो यहाँ पे कभी आ ही नहीं पाएगा। देखो ना, 0 डालूंगा तब 1 आएगा, लेकिन 0 तो ऑप्शन में ही नहीं है हमारे पास, 0 तो इन्होंने एक्सक्लूड करने बोला है ना। उसका मतलब क्या, कि रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन। इसका मतलब दिस इज़ नॉट एन ऑन टू फंक्शन, दिस इज़ नॉट ऑन टू। ठीक है, तो यानी कि ये 1 1 तो है पर ऑन टू नहीं है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यही तो कह रहा है चिक चिक के कि एफ इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फॉर एफ एक्स, सॉरी जी एक्स पे लगा दिया, एफ एक्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम देखते हैं जी एक्स, देख लेते हैं ज़रा। जी एक्स पहले मैं फंक्शन लिख दूंगा, पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। चलो अब हम देख लेते हैं फॉर जी एक्स। जी एक्स कैसा फंक्शन दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस 1 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 और 1 इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू 1। यानी कि इसमें दो फंक्शन काम कर रहे हैं। इसने बोला कि अगर x की वैल्यू तुम 1 से बड़ी लोगे तो ये वाला फंक्शन यूज़ करो, अगर x की वैल्यू 1 लोगे तो ये वाला फंक्शन यूज़ करो। ठीक है, यानी कि ये दो दो बातें बता रहा है, ये दो फंक्शन का यूज़ कर रहा है। एक सेकंड में ज़रा इसको पेन को अपने पास ले आऊँ। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर 1 से बड़ा लोगे तो ये फंक्शन, 1 के जितना लोगे तो ये फंक्शन, सिंपल। तो चलो इसके लिए हमारी रेंज और डोमेन क्या है, अरे वही तो है, सेम ही है। ठीक है, तो चलो डालते हैं। सबसे पहले इसके लिए भी 1 1 चेक कर लेते हैं। अच्छा 1 1 चेक करने से पहले मैं देखो यहाँ एफ एक्स दिख रहा है मुझे ना, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ। एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स एक्स प्लस 1, तो मैं इस एफ एक्स की जगह एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख दिया मैंने, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि मैंने एफ एक्स की जगह पे वो लिखा है बस, है ना। उसके बाद 1 से 1 मर गया तो x बचा, यानी कि अगर x से ज़्यादा, अगर मैं x से ज़्यादा वैल्यू ले रहा हूँ तो मेरा फंक्शन बन जाएगा x, और 1 ले रहा हूँ तो मेरा फंक्शन बन जाएगा 1, सिंपल। ठीक है, तो चलो अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ 1 1 के लिए। अब 1 1 के लिए तो हमें साफ दिख रहा है यार, देखो x है, कोई फंक्शन, कोई भी फंक्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, x के लिए तो कोई भी फंक्शन नहीं है, मतलब कि एक ही सिर्फ x ही तो है, सिंगल x तो है। अगर मैं यहाँ 1 डालूंगा तो आउटपुट भी 1 ही आएगा, अगर मैं 2 डालूंगा तो आउटपुट भी 2 आएगा, 3 डालूंगा तो आउटपुट भी 3 डालूंगा, यानी कि जैसा इनपुट डालूंगा वैसा ही आउटपुट आएगा। और मैंने अगर सारे यूनिक इनपुट डालूंगा तो मेरे पास यूनिक आउटपुट ही तो आएंगे, सीधी सी बात है, कोई इसमें तो लोचा ही नहीं। ठीक है, अगर मैं हर एक यूनिक इनपुट डालूंगा तो हमेशा यूनिक आउटपुट ही आएगा, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ x ही है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, 1 1 फंक्शन तो है, यानी कि g इज़ अ 1 1 फंक्शन, g इज़ 1 to 1। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं ऑन टू। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे डोमेन रेंज क्या होगी। देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखो, मैं पहले अपना डोमेन लिख लेता हूँ, कोडोमेन। कोडोमेन मेरी क्या है, ये है 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। देखो वहाँ से ऊपर से पता चला था, कोडोमेन n माइनस 0 थी ना, n माइनस 0 तो यही है 1 2 3, ये रहा 1 2 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो चलो अब मैं डालता हूँ 1। अगर मैं 1 डालूंगा तो आंसर क्या आ रहा है, 1 ही आएगा, क्योंकि इसने बोला ना कि अगर आप एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 है, अगर x 1 है तो मेरा फंक्शन 1 बन जाएगा। तो देखो 1 आ गया आउटपुट। अगर मैं x 2 डालूंगा तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन 1 वाला डाल रहा हूँ, यानी कि तो ये वाला यूज़ करेंगे तो 2 बन जाएगा। 3 डालूंगा तो 3 बन जाएगा। तो देख रहे हो ये रही रेंज। रेंज कहाँ से शुरू हो रही है, इस बार रेंज शुरू हो रही है 1 से लेके 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी कि रेंज और कोडोमेन इस बार क्या आ रही है, बराबर आ रही है, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। और जब रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन आती है तो वो फंक्शन कौन सा हो जाता है,
ऑन टू, यानी कि जी जो है वो वन वन फंक्शन भी है और ऑन टू भी है। तो इसका मतलब वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन वन वन है और ऑन टू भी है, साथ में वन वन है और ऑन टू भी है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बस एक अच्छा कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है, ए मेरे भाई थोड़ा छोटा नहीं हो सकते आप, इधर आ जाइए। इस क्वेश्चन में बोला, इसने बोला कि कंसीडर द सेट, एक सेट दे रखा है एस, देखो मैं लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, एस एक सेट दे रखा है ए, सच डैट ए बिलोंग्स टू एन, और ए क्या है, लेस देन इक्वल टू 30 है। ठीक है, ये सेट दे रखा है एस। इसने बोला है कि इस सेट पे दो रिलेशन डिफाइन करे गए हैं, एक है R1 जो कि दिख रहा है ऐसा कुछ x, y, सच डैट x, y बिलोंग्स टू s और y इज इक्वल्स टू 3x, ये दे रखा है। और R2 देख रखा है हमें x, y सच डैट x, y बिलोंग्स टू s और y इज इक्वल्स टू x। ये हमें दो रिलेशन दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है, दो रिलेशन दे रखे हैं हमें, यहाँ पे ब्लैक ले लेता हूँ ना। अब इसने बोला है कि फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट दिस, एक नया सेट इसने बोला बना लो, मान लो मैंने ए बोल दिया, क्या सेट है ये, R1 स्लैश R1 इंटरसेक्शन R2, स्लैश का मतलब क्या था, माइनस था, यानी कि R1 में से हमें R1 इंटरसेक्शन R2 को हटा देना है, ये बोल रहा है। ठीक है, सिंपल सा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना, हमें पहले R1 R2 चाहिए होगा, फिर उसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, यही तो होगा। तो सबसे पहले हम R1 सेट को लिख लेते हैं। चलो R1 क्या है, देखो x, y सच डैट y इज इक्वल टू 3x, यानी कि हमें इस वाले फंक्शन को फॉलो करके मतलब ये काम करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो यहीं से लेना है मुझे, इसने क्या बोला, a लेस देन 30 है ना, इसका मतलब मुझे 30 से नीचे वाले एलिमेंट्स लेने हैं। तो चलो करते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, क्या लूँ, 1 ले लेता हूँ। तो 1 अगर मैं x का 1 डालूंगा तो y कितना आ जाएगा, 3। x का 2 डालूंगा तो y कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 6। ये वाली बात समझ रहे हो ना आप, देखो मैं यहाँ डाल रहा हूँ, x का 1 डाला तो 3 इंटू 1 y आ गया 3, x का 2 डाला तो 2 इंटू 3 आ गया 6। ठीक है, उसके बाद अगर मैं x का 3 डालूंगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, y 9 आ जाएगा, 3 3 से 9। x का 4 डालूंगा तो ये 12 आ जाएगा, x का 5 डालूंगा तो ये 15 हो जाएगा, यानी कि 3 टाइम्स कर रहा है सबको एटलीस्ट। ठीक है, 6 डालूंगा तो 18 आ जाएगा, 7 डालूंगा तो 21 आ जाएगा, 8 डालूंगा तो 24 आ जाएगा, 9 डालूंगा तो 27 आ जाएगा, 10 डालूंगा तो 30 आ जाएगा। ठीक है, 11 डालूंगा तो 33 आ जाएगा। ठीक है, 12 डालूंगा तो 36 आ जाएगा। अरे नहीं नहीं, इतना नहीं करना हमें। ठीक है, हमें रुक जाना है। क्यों रुकना है, देखो इसने बोला है कि ए जो है वो लेस देन 30 रखना है भाई, यहीं तक तो मतलब कि लेस देन इक्वल टू 30, तो इसका मतलब मैक्सिमम मैं 30 वैल्यू तक जा सकता हूँ, 33 और 36 तो ले ही नहीं सकता मैं। ठीक है, तो इस वाली बात का ध्यान रखना कि उसने कहाँ तक बोला। जैसे कि मेरे वाले सेट में मेरे वाले सेट में क्या है, मेरे वाले सेट में ए लेस देन 30 है। ठीक है, पर मैंने देखा है दूसरे सेट्स में ऐसा भी है कि ए लेस देन 18 है, तो मैं 18 तक ही रुक जाऊंगा। देखो जैसे कि यहीं पे आके रुक जाऊंगा। ठीक है, आगे नहीं जाऊंगा। मान लो किसी में ए लेस देन 24 है तो मैं वहीं 24 पे रुक जाऊंगा, यानी कि यहीं तक रुक जाऊंगा। ठीक है, बस उसके बाद आगे नहीं रुकूंगा। ठीक है, आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है ना, समझ गए। तो ये हमारा R1 हो गया। अब वैसे ही मुझे एक R2 भी निकाल लेना चाहिए। R2 कैसे लिख लेगा, R2 लिख लेगा y इज टू एक्स स्क्वेयर से, y इज टू एक्स स्क्वेयर, यानी कि 1 डालूंगा तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 डालूंगा x का तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 डालूंगा तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 डालूंगा तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, 5 डालूंगा तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, 6 डालूंगा तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, 7 डालूंगा तो 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49। सही कर रहा हूँ, अरे नहीं भाई, फिर से देखो, फिर 36 पे चला गया है ना। जाना मुझे 30 तक ही है, इस बात का बहुत ध्यान रखना, इसलिए बार बार मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है ना, कि मुझे सिर्फ 30 तक ही जाना है, यानी कि सिर्फ यहीं तक एलिमेंट आएंगे R2 में। अब क्या बोला इसने बोला है, चलो R1 निकल गया, हाँ R1 निकल गया, R1 इंटरसेक्शन R2 निकालना है अब हमें। ठीक है, R1 इंटरसेक्शन R2 निकालना है। कौन सा पेन लूँ, ठीक है, चलो R1 इंटरसेक्शन R2 निकालना है। अरे चलो, हाँ ये सही है, कर देते हैं R1 इंटरसेक्शन R2, यानी कि R1 और R2 में जो जो कॉमन दिख रहे हैं उठा लो। देखो 1,3 यहाँ कहीं है, नहीं है, 2,6 यहाँ कहीं है, नहीं है, 3,9 यहाँ कहीं है, हाँ ये रहा।
तो ये कॉमन दिख गया। 4,12 यहाँ कहीं है, नहीं है। 5,15 यहाँ कहीं है, नहीं है। 6,18 नहीं है। 7,21 नहीं है। 8,24 नहीं है। उसके बाद 9,27 नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है। 10,30 भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ एक एलिमेंट है 3,9, सिर्फ यही है R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर। ठीक है, तो चलो अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है R1 माइनस R1 इंटरसेक्शन R2, एक नया सेट बनाना है। तो यानी कि R1 में से मुझे R1 यानी इस बड़े वाले सेट में से मुझे ये वाला सेट को माइनस करना है। तो कैसे करूँगा, जो एलिमेंट है वो हटा दूंगा, यानी कि 1,3 लिखूंगा ऊपर वाले का, इसका R1 का। 2,6 लिखूंगा, लिख दिया। 3,9 लिखूंगा क्या, नहीं, वो तो इंटरसेक्शन है ना, उसको तो हटाना ही है, तो वो नहीं लिखूंगा। 4,12 लिखूंगा, 5,15 लिखूंगा, 6,18 लिखूंगा, 7,21 लिखूंगा, 8,24 लिखूंगा, 9,27 लिखूंगा और 10,30 लिखूंगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ इतने ही एलिमेंट लिखूंगा। अब इनकी कार्डिनलिटी बतानी थी, यानी कि नंबर्स बताने थे, तो लिख लो यार। नंबर्स कौन नहीं गिन पाएगा बताओ। नंबर ऑफ R1 इंटू R1 माइनस R1 इंटरसेक्शन R2 के नंबर्स कौन नहीं गिन पाएगा, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आंसर क्या आ रहा है, 9। सिंपल। ठीक है, इनका आंसर क्या आ रहा था पता नहीं, इन्होंने लिखा नहीं है, पर 9 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट मैंने आपको इसके पार्ट्स बता दिए कि क्या होगा, कि इसमें 30 से लेस देन है ना, 28 18 ये सब भी आ सकता है, तो आप उस हिसाब से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो चलिए अब अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी लेंदी, थोड़ा नहीं काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। तो चलो इसको हम करते हैं। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है दो रिलेशन दे रखे हैं हमें R1 और R2। उसके ऊपर ये कहाँ से कहाँ से डिफाइन है, n क्रॉस n, n क्रॉस n, यानी कि नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है पूरे। ठीक है, यानी कि हमें अब इसमें से ये 4 ऑप्शन बताने हैं, कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले जो R1 लिखा हुआ है रिलेशन, उसका मैं एक सेट बना लूँ। ठीक है, तो बना लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखो ये n क्रॉस n दे रखा है, कोई लिमिट नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा इन्फिनाइट सेट्स हैं। ठीक है, तो मैं सारे एलिमेंट्स नहीं लिखूंगा रिलेशन के, मैं कुछ चुनिंदा एलिमेंट्स लिख लूँगा, मतलब शुरू शुरू के लिख लूँगा। ठीक है, ये बात आप समझना। तो सबसे पहले चलो मैं R1 लिखता हूँ। R1 की कंडीशन क्या है, इक्वल टू B प्लस A प्लस में 1, ऐसा है, यानी कि A कॉमा B होना चाहिए और दोनों अपने बीच में ऐसा रिलेशन रखते हो। ठीक है, तो करते हैं चलो। अगर मैं A की जगह 1 डालूंगा, 0 डालूंगा, चलो क्योंकि नेचुरल नंबर तो 0 से शुरू होते हैं, 0 डाला तो B कितना हो जाएगा, 1। A की जगह मैं अगर 1 डालूंगा, यहाँ 1 डाला तो 1 प्लस में 1, तो B कितना हो जाएगा, 2। A की जगह मैं अगर 2 डालूंगा तो 2 प्लस में 1, B कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, A की जगह मैं 4 डालूंगा तो B कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएंगे ये एलिमेंट। ठीक है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, चलो चलो यहाँ तक। ठीक है, R1 लिख लिया मैंने, है ना। चलो अब R1 के ऊपर बात कर लेते हैं, क्या क्या पूछा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, 3 चीज़ चेक करनी है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं अपना रिफ्लेक्सिव, चेक कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो हमें रिफ्लेक्सिव पता था, क्या होता है कि A कॉमा A शुड बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि जितने भी A हैं उसके अंदर, यानी कि जितने भी इंडिविजुअल एलिमेंट हैं उनका खुद के साथ रिलेशन होना इम्पॉर्टेंट है ना। यानी कि जैसे इसमें इसमें क्या है, 1 से शुरू है तो 0,0 होना चाहिए था, 1,1 भी होना चाहिए था, 2,2 भी होना चाहिए था, पर क्या आपको यहाँ दिख रहा है, हो ही नहीं सकता ना भाई। B इज इक्वल टू A प्लस में 1 लिखा है, कैसे ही हो सकता है। मैं यहाँ 0 डालूंगा तो B हमेशा 1 ही आएगा, कभी 0 तो आ नहीं पाएगा, है ना। 1 डालूंगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, कभी 1,1 तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या कि ये वाले जो एलिमेंट्स है A कॉमा A जो है वो यहाँ पे R1 में नहीं बिलोंग करता है, नॉट बिलोंग्स टू R1, इसलिए R1 इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ये आप समझे होंगे अच्छे से, है ना, आसान था पढ़ाई, क्योंकि खुद से खुद का रिलेशन तो बन ही नहीं सकता ना यार, इक्वेशन ही दे रखी है ऐसी, लीनियर इक्वेशन है, बन ही नहीं सकता कभी। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा इन्होंने बोला है सिमेट्रिक, चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक भी है कि नहीं है, सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। सिमेट्रिक में क्या बोलते थे कि A कॉमा B बिलोंग्स टू, अगर R करता है तो B कॉमा A भी R से बिलोंग करना चाहिए। चलो देख लेते हैं एक बार। अब देखो कोई एलिमेंट लेता हूँ, 0,1 को मान लो मैंने लिया, 0,1 ये R से बिलोंग करता है, क्या 1,0 को भी R से बिलोंग करेगा, देखो चेक कर लो आप, इक्वेशन दे रखी है B इक्वल टू A प्लस में 1। ठीक है, 1,0 का मतलब क्या हुआ, A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 0 है, डालना जरा यार यहाँ पे, B की वैल्यू 0, A की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, क्या ये पॉसिबल है क्या यार, 0 इक्वल टू 2 हो सकता है क्या कभी,
कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब 1,0 इसका एलिमेंट हो ही नहीं सकता, है ना। बात समझे ना आप। देखो आप 0,1 तो है मेरे पास, यानी कि पहली वाली कंडीशन इज ट्रू। बी कॉमा है क्या, चलो चेक कर लेते हैं। 1 यहाँ डाला, मतलब रिप्लेस कर दिया इनको, ठीक है। तो ए की जगह पे 1 डाल दो, डाल दिया। बी की जगह पे 0 डाल दो, डाल दिया। अबे ऐसा हो सकता है क्या कभी 0 = 2 हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब यही हुआ कि ये वाला रिलेशन इसमें नहीं है, यानी कि ये वाली चीज़ नहीं है, ये वाली कंडीशन नहीं है, ये वाली कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब R1 इज़ नॉट सिमेट्रिक। सीधी सी बात है, ठीक है, सिंपल, है ना। अब देखो मैं यहाँ पे ना क्या कर रहा हूँ असल में, मैं असल में हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। क्या कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और उसको सॉल्व करके देख रहा हूँ। जैसे कि मैं 0,1 को उठाया, मैंने इसको इसलिए उठाया क्योंकि इसका एग्जांपल था। इसको उठाया, मैंने देखा इसका पेयर ही नहीं है। इसका मतलब अगर इसका पेयर ही नहीं मौजूद तो सिमेट्रिक कैसे हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको हमेशा ऐसे चेक करना, जब भी आपको रिफ्लेक्स सिमेट्रिक चेक करना हो ना, तो आराम से ऐसे चेक कर लेना। कोई भी आप ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना जो कि उसके अंदर नहीं आए, ठीक है। जैसे मैंने 0,1 लिया, 1,0 लिया, या तो आना ही नहीं था इसके अंदर, मुझे पता था। और अगर नहीं आना था तो इसका सीधा सीधा यही मतलब हो गया कि अगर इसके अंदर नहीं आ रहा तो ये सिमेट्रिक नहीं है, समझे। तो असल में कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं इसको, आपने पढ़ा होगा बहुत बार, ठीक है। कि हम पहले मान लेते हैं कि वो उसका एलिमेंट है, फिर हम देखते हैं कि नहीं यार कुछ अलग सी इक्वेशन आ रही है, ये 0, ये ऐसी आ रही है ऐसी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या कि उसका मतलब ये इसका एलिमेंट नहीं हो सकता, है ना। तो सिमेट्रिक भी हमने प्रूव कर दिया। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या था कि a, b बिलोंग्स टू r होने चाहिए, फिर b, c भी बिलोंग्स टू r होने चाहिए, और a, c भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ठीक है। तो चलो कुछ फिर से एग्जांपल उठा के कर लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया 0,1 फिर से, ठीक है। ये तो r से बिलोंग करता है, ठीक। 1,2 भी r से बिलोंग करता है ना। देखो ये हमारा, देखो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये हमारा b हो गया, ये हमारा c हो गया। पर क्या 0,2 r से बिलोंग करता है, चेक कर लो भाई। इक्वेशन देखो, b = a+1 थी, a की जगह 0 डाल दूंगा तो b क्या 2 आएगा, 2 = 1 होगा क्या, कभी नहीं होगा भाई। इसका मतलब ये वाला एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। R1 इज़ नॉट ट्रांजिटिव, समझे। ऐसे हम इसको ऑप्शन एलिमेंट करेंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो ये इसका मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन ट्रू है कि R1 इज़ नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो आई होप आप R1 के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं R2 के बारे में, थोड़ा डिस्कशन करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। चलो अब हम R2 भी देख लेते हैं। R2 को पहले मैं लिख लेता हूँ। R2 है क्या, b शुड ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ठीक है। तो चलो कुछ डाल लेते हैं। मैं 0 डालूंगा तो 0 इसका पेयर बनेगा कि नहीं, इक्वल है भाई। या तो b a से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तो बन जाएगा। 1,1 भी आ रहा है, ओहो 2,2 भी आ रहा है, नाइस। 3,3 भी आ रहा है, सब आ रहे हैं। इसका मतलब कि a, इज़ बिलोंग्स टू R2, यानी कि सारे खुद के लिए ट्रू हो जाएंगे। आप खुद सोचो ना यार, यहाँ लिखा हुआ है b शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू a, यानी कि b या तो a से बड़ा होना चाहिए, या फिर और लिखना था यहाँ, एंड लिख दिया गलती से मैंने, या फिर b a के बराबर होना चाहिए। तो b a के बराबर है, 1,1 वाले सारे एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि सारे एलिमेंट खुद से रिलेशन बनाते होंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट वो खुद के बराबर तो होता ही है ना। तो इसका मतलब दिस इज़ एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि R2 इज़ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। बड़ा ही सिंपल था। और क्या चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है। R2 इज़ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ट्रांजिटिव चेक कर लेंगे, सिमेट्रिक का तो चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सिमेट्रिक भी वैसे ट्रू होगा, चेक कर लो। देखो 1,2 अगर इससे बिलोंग करता है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि A1 है और B2 है। क्या B A से बड़ा है यहाँ पे, बिल्कुल है। पर क्या 2,1 यहाँ बिलोंग करेगा, खुद सोचो आप।
2 फिर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और बी ए बी हो जाएगा। पर इसने तो बोला है बी ए से बड़ा होना चाहिए ना, यहाँ तो बी ए से छोटा हो गया, इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि R2 इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, R2 क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। क्यों सिमेट्रिक नहीं है आप समझ गए होंगे। देखो ना यार, देखो B ग्रेटर देन ए है, ठीक है, तो B हमेशा ग्रेटर देन ए है या फिर इक्वल टू। क्या कभी A ग्रेटर देन B हो सकता है? नहीं हो सकता ना, कभी नहीं हो सकता, इसलिए ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव का चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव का मैं आपको फिर से दोनों बार बता देता हूँ, ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे। आपको पता है A कॉमा बी बिलोंग्स टू अगर R है, B कॉमा सी बिलोंग्स टू R है, तो A कॉमा सी भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ये कौन बोलता है? ये बोलता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दोनों थ्योरी से भी और न्यूमेरिकल पार्ट दोनों से, मतलब एग्जांपल से, दोनों से आपको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कि B ग्रेटर दैन इक्वल टू A, ये हमारा इक्वेशन था। ठीक, मतलब कि यहाँ से मेरा एक पेयर बन जाएगा A कॉमा बी का। ठीक है, अब मुझे दूसरा पेयर बनाना B कॉमा सी का, B कॉमा सी। यहाँ से मैं क्या कहूँगा, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि C इज़ ग्रेटर देन B, है ना, यही होगा। देखो ना, इसको देखो ध्यान से, इसको देखो, A कॉमा बी यानी कि ये A B से छोटा था, वैसे B कॉमा सी यानी कि B C से छोटा है ना। अब अगर B A से छोटा है और C B से बड़ा है, तो सीधी सी, ओ सॉरी, B A से बड़ा है और C B से भी बड़ा है, तो यहाँ से टेक्निकली ये नहीं हो जाएगा कि C A से बड़ा होगा। तो C A से बड़ा हुआ हम क्या लिखेंगे, A कॉमा सी ही तो लिखेंगे, तो A कॉमा सी तो आ ही रहा है इसमें। इसका मतलब क्या कि दिस इज़ एन ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ये तो मैंने आपको थ्योरी से बताया, आप देखो आपको एग्जांपल से ही बता देता हूँ। क्या लूँ 2,2 और 2,4 दोनों बिलोंग करेंगे यहाँ से। चलो इन दोनों को ले लेता हूँ। देखो 2,2 है ना, 2,2 या क्या हो गया, 2,2 नहीं, कुछ और ले लेते हैं ना, बढ़िया से ले लेते हैं। 2,4 ले लेते हैं, 4,8 ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं। चलो दोनों आएंगे इसमें, है ना, इसलिए मैंने लिया। चलो 2,4 था इसका एक एलिमेंट, यानी कि ये क्या था, A कॉमा बी था। 4,8 ले लिया, 4,8 क्या हो जाएगा, B कॉमा सी हो जाएगा। देखो ये रहा ना, बी कॉमा सी। क्या 2,8 इसके अंदर प्रेजेंट होगा? बिल्कुल होगा ना यार, A 8 से दो तो छोटा ही है ना, और रिलेशन तो यही कहता था कि A B से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि A कॉमा सी बिलोंग्स टू R होगा। ठीक है, R2 होगा, तो इसका मतलब कि R2 सिमेट्रिक है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों साइड से बता दिया। तो R2 इज़ बोथ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, सिमेट्रिक कह रहा हूँ, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आप मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा आप एग्जाम्पल लेके ही करे करो यार। ये सब थ्योरी वाला पार्ट जो है ना, ये बहुत टाइम टेकिंग होता है कि ये सोचना पड़ता है, ये सोचना पड़ता है। एक एग्जाम्पल ऐसा उठाओ कि जो उसको गलत साबित कर दे ठीक है, गलत साबित कर दिया तो नहीं है रिलेशन। अगर लेकिन सही साबित कर रहे हैं सारे एग्जाम्पल, तो बस सिंपल है, लिख दो कि हाँ रिलेशन है। ठीक है, तो यही मेथड मुझे सबसे बेस्ट लगता है। तो अब हम अगला, इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले मैं ये देख लेता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेम टू सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस फंक्शन यहाँ पे बदल दिया है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप ये होमवर्क के तौर पे कर लें। इसका आंसर तो यही होगा, डी वाला ऑप्शन। चेक कर लेना आप एक बार। ठीक है, खुद से करोगे यार जितना उतना अच्छा रहेगा। ये तो मैं बस आपको मेथड सिखा रहा हूँ कि कैसे करने, तो छोटी मोटी चीज़ें बता दे रहा हूँ। ये क्या हो गया, हाँ छोटी मोटी आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ कि कैसे करने हैं। करना आपको खुद ही है ना, ये वाला आप खुद से ट्राई करना एक बार, आराम से हो जाएगा। देख लेना, डी ऑप्शन आ रहा होगा आपका। ठीक, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये अब नया सेट आ गया है, फिर से नए सेट का है क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इसमें वापस आपको इरेशनल नंबर चेक करने हैं। तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है 3 की पावर 1/3। क्या ये इरेशनल है? खुद सोचो आप, क्या लिखा है, अंडर रूट में 3 ये लिखा हुआ है, तो ये तो एक इरेशनल नंबर ही होता है, सीधी सी बात है, यानी कि एक इरेशनल नंबर है। दूसरे वाले में देखो, दूसरे में लिखा हुआ है √8 प्लस √2 √12 माइनस √3, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है ये पहले इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो कर देते हैं। √8 इंटू √12 कितना होता है, 96, 12 8 96, है ना। √8 इंटू √3 क्या होता है, अरे ये तो मैंने अभी ऊपर किया था क्या, हाँ ये तो मैंने अभी सबसे ऊपर किया था, हाँ याद है मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से कर देता हूँ। √8 इंटू √3 कितना होता है, √24 होता है, प्लस √24 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा √6। ठीक है, तो ये और ये मर जाएंगे, इसको आप सॉल्व करोगे तो कुछ √6 आ रहा था शायद, 3 √6 के करीब आ रहा था कुछ। ठीक है, तो ये क्या है कि रेशनल नंबर है, इसका मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। थर्ड वाला मैं एक चेक कर देता हूँ, दूसरा वाला आप चेक कर लेना। √8 माइनस √13 अपॉन में √2 माइनस √1। इन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इनको रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, जो भी नीचे लिखा हुआ है
उसका साइन बदल के आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इसे ही हम क्या बोल देते हैं, रैशनलाइजेशन बोल देते हैं। हो जाता है, ये रैशनलाइज हो जाएगा। फिर अब देखो ऊपर वाला कैसे हो जाएगा, रूट 18 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट 36। रूट 18 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, प्लस का रूट, सॉरी प्लस का नहीं होगा, माइनस का होगा, क्योंकि माइनस नहीं प्लस का ही होगा। रूट 18 हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 रूट 2 हो जाएगा। और 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे रूट 2 - 1, रूट 2 - 1, यानी कि दोनों को प्लस वन, सॉरी ऊपर नीचे प्लस। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप आपको याद होगा ये फॉर्मूला, बचपन में हमने सीखा था जब छोटे थे हम, क्या कि A+B × A - B क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है ना। तो यहाँ पे भी नीचे भी वही हो गया। तो चलो अब इसको आगे करते हैं सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, रूट 36 कितना होता है, 6। रूट 18 क्या होता है, रूट 18 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे तब मुझे पता चलेगा। कैसे करोगे आप, ऐसे फैक्टर कर लेना, 2 9 × 18, 3 3 × 3, 3 1 × 3, तो कितने आ रहा है फैक्टर, 3√2 आ रहा है ना फैक्टर, ठीक है। तो इसको 18 को हम लिख सकते हैं 3√2 माइनस 3√2। अरे ये तो सेम सेम ही आ गया। रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 1 का कितना होता है, 1, तो ये और ये मर गए। 6 में से 3 गया 3, 4 में से 3 गया 3, 3/3 1। आंसर कितना आ रहा है, 1। 1 क्या एक रैशनल नंबर है, हाँ भाई एक रैशनल नंबर है 1। तो इसका मतलब ये असल में एक रैशनल है, ना कि इरेशनल। वो दिख रहा है इरेशनल है, लेकिन असल में क्या है, वो रैशनल है। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ट्रू होगा। थर्ड वाले को भी आप रैशनलाइज करोगे ना, तो अपने आप इसकी भी वापस कोई रैशनल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इरेशनल नहीं होगा ये भी, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये वाला। अब हम नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है इस क्वेश्चन, अरे ये तो क्वेश्चन बिल्कुल वो है, क्या बोलते हैं उसका नाम, इसमें तो कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करना। दो बोल लगा कि एक सी का कॉम्प्लीमेंट बी का सप्लीमेंट, ये तो आइडेंटिटी है, आपको लेक्चर में दिखाई दी, ये और ये ट्रू है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ जरूरत की बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। आइडेंटिटीज हैं यार, लेक्चर में आपको दिखाई होगी, ठीक है। इनका प्रूफ तो करना नहीं है, इसलिए सीधा सीधा इनको याद रख लेना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है असल में, पर वही शफल है ना इधर उधर, इसलिए। चलो देखो, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर 1 to 1 फंक्शन, यानी कि इनमें से 1 1 फंक्शन कौन कौन से। तो चलो एक एक करके चेक कर लेते हैं। पहले वाले में क्या ऐसे चेक करेंगे हम, पहले वाले में देखा एफ एन एन माइनस वन अगर एन ऑड है, और n+1 अगर n इज इवन है। तो देखो कहाँ से कहाँ तक, डोमेन हमारी नेचुरल नंबर है, ठीक है। चलो कर लेते हैं। अब देखो, अगर मैं ज़ीरो डालता हूँ, ज़ीरो को छोड़ो, अगर मैं 1 डालता हूँ, तो 1 क्या है, 1 एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ 1 डालूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा एफ एन का, एफ में 1 डालूंगा तो एफ एन का आंसर आ जाएगा 1 - 1 यानी कि 0, ठीक है। यानी कि 1 डाला तो आंसर आया 0, ठीक है। मान लो 2 डाला मैंने, ठीक है, 2 क्या है, इवन है। तो यहाँ मैं डालूंगा 2 + में 1 तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे फिर से एक यूनिक आउटपुट आ रहा है ना। फिर मान लो अगर मैंने 3 डाला, तो क्योंकि मैं 1 to 3 तो डाल सकता हूँ, नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकता ना, क्योंकि एन तो हमारा डोमेन जो है वो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। मैंने 3 डाला तो 3 क्या आ गया, फिर से ऑड आ गया, तो 3 - 1 2 आ गया। तो देखो 3 का 2 आ रहा है, 2 का 3 आ रहा है, लेकिन वो तो नहीं आ रहा ना, सेम तो नहीं आ रहा ना। इसका मतलब क्या, कि ये 1 1 फंक्शन है, यानी कि इसमें मैं एक वैल्यू, एक यूनिक आउटपुट, यूनिक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है, बोला है एक 2n, यानी कि अगर मैं 1 डाला तो आंसर आएगा 2n, 2 है ना, क्योंकि 2 × 1 2n, यानी फर्स्ट वाला फंक्शन लूँगा। मान लो मैंने 2 डाला, 2 होता है इवन, तो 2 + में 1 3 आएगा, ठीक है। मैंने मान लो 3 डाला, 3 क्या होता है ऑड, तो 3 × 2 6 आएगा आंसर, ठीक है। तो देखो यूनिक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट आ रहा है हमेशा, है ना। अब मान लो अगर मैंने 4 डाला, तो 4 क्या होता है, इवन होता है, यानी कि नीचे वाला फंक्शन यूज़ करूँगा। तो 4 + में 1 5, देखो फिर से यूनिक आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या, कि ये भी आंसर हमारा सही है, यानी कि ये भी क्या है, एक 1 to 1 फंक्शन है। थर्ड वाले को चेक करते हैं। थर्ड वाले में क्या बोला है, बोला है कि √n/में √n+1 ऐसा बोला है। अगर मैं इसमें पहले 1 ले लेता हूँ, तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा √1 + में 1 2, ठीक है, ये आ गया, बढ़िया। अब मान लो अगर मैंने गलती कर दी क्या कुछ, अच्छा अच्छा सॉरी, वो अपॉन में नहीं है, मैं भी ना पागल हूँ। अपॉन में नहीं है, अपॉन में नहीं है। देखो इसने क्या बोला, n अगर ऑड है तो √n लूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने 1 लिया तो आंसर आ रहा है 1, ओह नाइस, ठीक है। अगर मैंने लिया इवन, यानी कि 2 लिया, तो आंसर क्या आ रहा है, देखो 2 लिया तो 2 पे आ रहा है मेरा आंसर, इवन है, तो यहाँ पे 2 + में 1 3 √3 आ रहा है, ठीक है। मान लो मैंने 4 लिया,
4 क्या है, इवन है ना, तो 4 में आंसर क्या आ रहा है देखो, 1 प्लस में 1 और 4 प्लस में 1, 5 √5 आ रहा है। ठीक है, मान लो मैंने 6 लिया, ओ 5 लिया, 5। ठीक है, तो 5 में क्या आ रहा है, 5 ऑड है तो √5 आंसर आ रहा है। वो आ गई ना गलती, देखो 5 लिया, 5 ऑड था, यानी कि ऊपर वाला फंक्शन यूज़ करूँगा तो √5। देखो तो 4 के लिए भी 5 आ रहा है, 5 के लिए भी 5 आ रहा है, तो यूनिक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट नहीं है। इसका मतलब क्या है, असल में एक इवन फंक्शन, ओ 1 to 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो वैसे आप लास्ट वाले को भी, अरे अरे अरे, वैसे आप लास्ट वाले को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या आएगा, यही आएगा, इवन फंक्शन नहीं है, 1 to 1 फंक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारे क्या है, करेक्ट है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे, है ना। ये बता ही दूँ क्या, चलो वीडियो लंबी हो जाएगी, रहने दो। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि ना कॉलेज 350 स्टूडेंट्स 122, अच्छा एक कॉलेज है जिसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 350 हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 350 है। 120 ने क्या लिया, मैथमेटिक्स लिया 120 लोगों ने। 152 स्टैट्स लिए 150 ने, और 162 इंग्लिश, और इंग्लिश कितने ले लिए, 160 ने लिए। ठीक है, समझ गए। 72 मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स, अच्छा यानी कि मैथ्स और स्टैट्स किसने लिए, 70 लोगों ने, यानी कि मैथ्स इंटरसेक्शन स्टैट्स क्या है, 70 है। इंटरसेक्शन क्यों लिया, क्योंकि इन्होंने बोला है ना कि दोनों ने एंड का जब भी यूज़ करेंगे तो इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, 75 टुक मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, मैथमेटिक्स और इंग्लिश कितने ने लिए, 75 लोगों ने लिए। एंड 90 ने क्या लिया, अरे एंड इंग्लिश 90, अच्छा यहाँ पे 92 का स्टैट्स एंड इंग्लिश, अच्छा स्टैट्स और इंग्लिश कितने लोगों ने लिए, 90 लोगों ने लिए। और 30 लोगों ने ऑल सब्जेक्ट लिए, यानी कि मैथ्स इंटरसेक्शन स्टैट्स इंटरसेक्शन इंग्लिश कितने लोगों ने लिया है, 30 लोगों ने। ठीक है, फाइन क्या करना है, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग वेन डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ये वेन डायग्राम में बनाया हो नहीं है, ये मुझे लग रहा है मिसप्रिंट है, कुछ यहाँ पे लिखा आना चाहिए था। चलो मैं लिख देता हूँ इसको, मैं मैथ्स वाले कॉलम को मैं रेड मान लेता हूँ। ठीक है, यहीं इसको रेड मान लेता हूँ, स्टैट्स को ब्लू रहने देता हूँ, इंग्लिश को मैं पर्पल मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब 120 मेरे पास क्या है, मैथ्स है, मैथ्स में 120 है। स्टैट्स कितने लोगों ने लिए, 150 लोगों ने लिए है। और अच्छा ऐसे लिखूंगा तो देखो गलत हो जाएगा, इसलिए पहले मैं इंटरसेक्शन लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले कितने लोगों ने, मैं वेन डायग्राम बनाना सिखाता हूँ। देखो ये कौन सा रीजन है, ये है जो तीनों लोगों ने लिया है, तो कितने लोगों ने लिए, तीनों 30 लोगों ने लिए बस। तो यहाँ मतलब इसमें क्या आएगा, 30 आएगा यहाँ पे। ठीक है, किसी डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ इसको मैं, ग्रीन से लिख देता हूँ, 30 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इंटरसेक्शन देख लेते हैं। ये वाला किसका इंटरसेक्शन है, ये मान लो मैथ्स माना मैंने इसको, ऊपर लिख देता हूँ ये मैथ्स है, ये हमारा स्टैट्स है, और नीचे वाला हमारा इंग्लिश है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा। आपको पहले ये वेन डायग्राम बना के सिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैथ्स ये है, स्टैट्स मैंने इसको मैथ्स मान लिया, इसको स्टैट्स मान लिया, और इसको इंग्लिश मान लेता हूँ। ठीक है, अब तीनों के इंटरसेक्शन कितना है, 30 है। यहाँ लिखा हुआ है कि तीनों सब्जेक्ट कितने लिए, 30, यानी कि बीच वाला जो रीजन है वो 30 होना चाहिए। ठीक है, मैथ्स और स्टैट्स कितना लिया है इंटरसेक्शन, टोटल है 70, 30 तो यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना बचेगा, 40, है ना। ये बात समझे ना आप, ये पूरा जो रीजन है किसका है, मैथ्स इंटरसेक्शन स्टैट्स का है, लेकिन 30 तो मैं पहले से लिख चुका हूँ, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, 40 ही बचेगा इतना। चलो अब वैसे ही मैथ्स और इंग्लिश का इंटरसेक्शन कितना है, 75, तो यहाँ कितना बचेगा, 30 पहले से लिख चुका हूँ तो 45 बचेगा। तो देखो 45 और 30, 70 और 45 कितना हो गया, 115। और मैथ्स के टोटल बच्चे कितने थे, 120 थे, यानी कि यहाँ 5 ही आएगा बस। चेक कर लो एक बार, 45 45 90, 1 2, हाँ ठीक है सही है। अब देखो मतलब कि 5 लोगों ने इंडिविजुअल मैथ्स लिए, स्टैट्स 5 आएगा, 15 आएगा, एक बार चेक कर लो, 5 ही आएगा। ठीक है, 5 ही है ना, देख लो 45 5 50, 45 प्लस 90 90, 90 और 30 कितने होते हैं, 120 तो होते हैं, हाँ 120 होते हैं, हाँ बढ़िया सही है। अब देखो स्टैट्स वाला रीजन, 40 यहाँ चले गए, 30 यहाँ चले गए, स्टैट्स टोटल लोगों ने कितने में ली थी, 150 लोगों ने ली थी, है ना। ये वाला पहले ये भी लिख लेते हैं इसको, मतलब कि ये इंग्लिश और स्टैट्स कितने लिए थे, इंग्लिश और स्टैट्स कितने लिए, 90 लोगों ने लिए। तो 30 तो यहाँ चले गए, तो इसका मतलब यहाँ कितना बचा होगा, 60, 60 और 40 100 130, यानी कि स्टैट्स 20 लोगों ने लिए। ठीक है, और ये क्या बचा लास्ट में, इंग्लिश वाला बचा, तो 60 और 45 और 30। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 60 प्लस 30 90, 90 और 40 कितना हो गया, 135। तो इंग्लिश में कितने बचेंगे, 135 से माइनस कर दूंगा तो मैं 10 में से बचेगा 5, और
5 में से 3 जाएगा 2, 25 बचेंगे, यानी कि 25 इंग्लिश अलग ही रहेंगे, ठीक है। तो चलो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बोला दे आर 15 स्टूडेंट हु हैव टेकन ओनली मैथमेटिक्स, 15 है नहीं 5 है, मतलब गलत ऑप्शन है ये। दे आर 125 स्टूडेंट हु हैड नॉट टेकन एनी ऑफ वन ऑफ द कोर्सेज, यानी कि इसने क्या बोला कि यहाँ पे 125 बच्चे हैं जिन्होंने क्या कोई भी कोर्सेज नहीं लिया। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कोर्सेज वाले बच्चे देखो कितने हैं, 5, 40, 20, 45, इन सब का सम ही तो कोर्सेज वाले बच्चे हैं, तो जोड़ लेते हैं। 60 और 40 100, 100 और 45 145, 150, 150 और 20 170, 170 और 30 200, 225, यानी 225 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कोर्सेज लिए हैं 225 सबका सम। और क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं 350, तो देखो कितनों ने नहीं लिए, 350 में से 225 हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, पागल है ना, और 3 में से 2 गया 125। हाँ तो सही है कि 125 बच्चों ने कुछ भी नहीं लिया, सही आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, देयर आर 175 स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एटलीस्ट 2 कोर्स, एटलीस्ट 2 कोर्सेज वाला ना, ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या बोला, एटलीस्ट 2 कोर्सेज कितने कितने लोगों लिए हैं, तो एटलीस्ट 2 कोर्सेज वाला रीजन कौन सा है, पहले हम उसको मार्क कर लेते हैं। जैसे मैंने हाइटर लिया, ये रहा एक एटलीस्ट 2 वाला रीजन, ये भी एटलीस्ट 2 वाला, ये भी एटलीस्ट 2 वाला रीजन है, और तो कोई नहीं है, ये तीनों हैं एटलीस्ट 2 वाले रीजन है ना। तो कितना हो, 60 + 40 100, अरे ये क्या हो गया, 60 + 40 100, ठीक है, 100 + 45 145, ठीक है, 145 और एटलीस्ट 2 इन्होंने भी तो लिए हैं, ये भी तो होगा रीजन, क्योंकि इन्होंने भले ही 3 ले रखे हैं पर एटलीस्ट बोला ना, यानी कम से कम 2 तो लेने चाहिए, 2 से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब ये भी प्लस हो जाएगा। इसका मतलब 175 लोग हैं जिन्होंने 2 कोर्सेज तो लिए ही हैं, तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो बी और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। और एवरी स्टूडेंट हैज़ टेकन एटलीस्ट 1 कोर्स, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि 125 बच्चों ने तो लिया ही नहीं है कोर्सेज, है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, बड़ा आसान सा था, एक वेन डायग्राम आप बना लो आराम से क्वेश्चन बिल्कुल निपट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि डी जो फंक्शन है वो डी से लेकर आर तक डिफाइन है, ये फंक्शन कुछ दे रखा है, बोला है कि डी जो है क्या वो इंटीजर होना चाहिए, और एक ए ऐसा सेट लो विच आर नॉट इन द डोमेन ऑफ एफ, यानी कि हमें ऐसा लेना है जो कि एफ के डोमेन में ना आए, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसा सेट बनाना है, ऐसे वैल्यूज़ का सेट बनाना है जो कि एफ के डोमेन में नहीं आती, ठीक है। एफ की डोमेन का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हम इस फंक्शन में वो वैल्यूज़ नहीं डाल सकते, ठीक है, ऐसे सेट्स बनाने हैं और उस सेट्स की कार्डिनलिटी बतानी है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन क्या है, एफ एक्स = x² - 9 अपॉन में x+3, ये फंक्शन है। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, क्या अंडर रूट के अंदर कभी भी कोई वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, नहीं आ सकती, यानी कि ये वैल्यू हमेशा या तो पॉजिटिव होगी या तो 0 होगी, 2 ही तो ऑप्शन है इसके पास। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे नहीं ले सकता कि x² - 9 की वैल्यू > 0 होगी या फिर इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। ये बात आई होप समझ गए होंगे आप, ठीक है। और ये नीचे वाला जो बंदा है, ये नीचे वाला बंदा क्या बोल रहा है कि x+3 वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये 0 और अपॉन में 0 इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, यानी कि फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, तो यानी कि ये दोनों चीज़ें हमारी नहीं होनी चाहिए, है ना। अब x² - 9, सॉरी इसको मैं उधर भेज देता हूँ, x² > 9, यानी कि x², ये मैं x की वैल्यूज निकाल रहा हूँ कि x की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, है ना, क्योंकि 0 मतलब यही तो डाल सकते हैं ना, बड़ा ही तो डाल सकते हैं। तो x आ रहा है हमारा > +-3, यानी कि x या तो x², सॉरी x, यानी कि x या तो हमारा > 3 होगा या फिर > -3 होगा, ठीक है। और यहाँ से हमें पता चलता है क्या x -3 के बराबर नहीं हो सकता। चलो तो अब ये कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसको हम नंबर लाइन की मदद से सॉल्व करते हैं। तो मैं एक नंबर लाइन बना लूँगा, ये एक मेरा ये है -3 का और एक है 3। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं x > 3 होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू ये वाली लेनी है, और x > -3 होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू ये वाली लेनी है, ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं। यानी कि ये वैल्यू, ये वाले रीजन की वैल्यू हम ले सकते हैं और ये वाले रीजन की वैल्यू हम ये ले सकते हैं, लेकिन क्या मुझे ये पता करना था, मुझे तो ये पता करना था कि कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते। तो अच्छा ये सोचो आप कि ये वैल्यू ले सकते हैं, ये वैल्यू ले सकते हैं, तो कौन सी नहीं ले पाएंगे, ये बीच वाली तो नहीं ले सकते, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू -3 से लेके 3, यानी कि ये वैल्यूज़ हम नहीं ले सकते, ठीक है। चलो तो अब यहाँ से हम लिख लेते हैं कि x की क्या क्या वैल्यूज़ नहीं ले सकते हम, x नॉट बिलोंग्स टू,
ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू नहीं ले सकते ना, तो x शुड नॉट बिलोंग्स टू -3 तो इसमें है ही नहीं, तो क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है ना, तो -2 से शुरू होगा, -1 0 1 2, क्या 3 लूँगा? नहीं, ओपन ब्रैकेट है, कैसे 3 ले लूँ? ठीक है, तो 5 वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन यहाँ से हमें पता चला था कि x -3 भी नहीं होना चाहिए, तो यानी कि -3 भी इसके अंदर आएगा, तो यानी कि 6 वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 वैल्यूज़ हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमारा जो सेट बनेगा वो सेट क्या बनेगा? -2 -1 0 1 2 3, ये सेट बनेगा हमारा। ये सारी वैल्यूज़ हम x की नहीं ले सकते, खुद ही डाल के देख लो यार। यहाँ जरा -2 डालना, -2 डालोगे तो कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस में 9 -1 होता है, क्या -1 रूट के अंदर आ सकता है? क्या नहीं आ सकता है ना, तो इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल ट्रू है। और कार्डिनलिटी बतानी थी, तो n इंटू एन ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ ए कितने हैं? 6 है, 6, तो आंसर देखो इसका क्या होगा? 6 है ना आंसर। ठीक है, तो 6 आ गया हमारा आंसर, सिंपल। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, है ना। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपको ऊपर करवा चुका हूँ, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। 1 2 ए, देखो कहाँ गया, ये था क्या? ना, ये नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, हाँ ये था। देखो सेम क्वेश्चन था कि एक्स ए की वैल्यू <30 होनी चाहिए, रिलेशन भी दे रखा है, देखो 3x करके रिलेशन सॉल्यूशन वाई स्क्वायर दे रखा है ना। अब देखो वो नीचे वाला दिखाता हूँ, सेम क्वेश्चन है ये, देखो इस बार बस 18 दे दिया है, और देखो वाई स्क्वायर सेम फंक्शन है, बिल्कुल सेम, कुछ अलग नहीं है, आंसर भी बिल्कुल सेम पूछा है, वही चीज़ पूछी है, बस वहाँ ये 30 था और यहाँ पे ये 18 है। ठीक है, तो बस सेम टू सेम आपको फॉलो करना है, आपका आंसर 5 आ जाएगा, इसका आंसर 5 है। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसको खुद करके देखना होमवर्क में। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर, सेम टू सेम। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ यार, रुको, देखो कहाँ गया वो क्वेश्चन, कहाँ गया? ये रहा, देखो यहाँ वैल्यू 30 थी, तो मैंने कहाँ तक गया था? मैं 30 तक गया था, लेकिन वहाँ वैल्यू कितनी? 18। इसका मतलब आपके कौन कौन से एलिमेंट नहीं आएंगे? ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, बस यहीं तक आएंगे आपके। इसको 4 को हटा के जो करना है कर देना, सिंपल। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए होंगे आप, ये वाला क्वेश्चन भी, है ना। इसको आप घर पे ट्राई कर लेना खुद से, हो जाएगा, क्योंकि खुद प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे बोला गया है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे इसका, मतलब इस पूरे वीक 1 का। इधर बोला गया एक जू है जिसमें क्या 6 बंगाल वाइट टाइगर्स हैं और 7 बंगाल रॉयल टाइगर्स है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ बंगाल वाइट टाइगर्स को BW बोल देता हूँ, वो कितने हैं? 6। बंगाल रॉयल टाइगर्स को मैं BR बोल देता हूँ, वो कितने हैं? 7। ठीक है, आउट ऑफ दीज टाइगर्स 5 आर मेल्स एंड 10 आर इधर बंगाल रॉयल टाइगर और मेल्स। ठीक है, इसने क्या बोला? इसने बोला है कि इनमें से 5 कितने हैं? मेल्स हैं। टोटल मेल्स कितने हैं? 5। ठीक है, TM टोटल मेल्स 5 है। एंड 10 आर इधर बंगाल रॉयल टाइगर्स और मेल्स। इधर इधर का मतलब क्या हुआ? या तो वो बंगाल रॉयल टाइगर्स हैं या फिर मेल है, यानी कि दोनों का क्या है असल में? यूनियन है। ये वाली बात समझने वाली बात है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि 10 इधर बंगाल रॉयल टाइगर्स और मेल्स, और हमेशा जब भी लगता है तो यूनियन की बात हो रही होती है। ठीक है, इसका मतलब इन्होंने क्या दे रखा है? बंगाल रॉयल टाइगर्स यूनियन मेल्स दे रखा है। कितने हैं? कितने हैं वो? 10 है ना। यही दे रखा है, समझ गए। ठीक है, आप ये वाली बात समझे ना, इन्होंने क्या बोला कि 10 या तो बंगाल रॉयल टाइगर्स है या फिर मेल्स, यानी मिक्स करके रख रखा है, हमें पता नहीं कौन क्या है। ठीक है, तो उसका यूनियन कितना है? 10 है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल बंगाल वाइट टाइगर्स, हमें क्या बताने हैं? फीमेल बंगाल वाइट टाइगर्स, इसके वैल्यूज़ बताने, नंबर बताने। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको, कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका तरीका बड़ा सिंपल है कि देखो, आपको दे रखा है बंगाल वाइट टाइगर्स, आपको दे रखा है बंगाल रॉयल टाइगर्स, और आपको दोनों और मेल और इसका इंटरसेक्शन भी दे रखा है। ठीक है ना। और ये भी बता रखा है कि टोटल मेल कितने हैं? 5 है। मेल कितने हैं टोटल? 5 है ना। ये भी दे रखा है आपका। तो चलो, अब मैं इन तीनों को लेके एक सेट बना सकता हूँ क्या? देखो, ये बंगाल रॉयल टाइगर्स, ये मेल, और ये बंगाल रॉयल टाइगर्स यूनियन मेल। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा A यूनियन B का, क्या होता था? N ऑफ A यूनियन में क्या होता था? N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B, यही होता था। ठीक है, अब ये यहीं पे लगेगा। अच्छा, मैं आपको एक बार वेन डायग्राम से बता दूं क्या? देखो, वेन डायग्राम से भी मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि 2 हैं हमारे पास। ठीक है, अरे थोड़ा अच्छा से बनाता हूँ, ये क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैं ज़्यादा इतने स्पेस पर टाइम ले रहा हूँ इतना। ठीक है, ये मेरा एक बॉक्स बन गया, ये मेरा एक सर्कल, ये मेरा दूसरा सेट। ठीक है,
ये मान लो बंगाल रॉयल टाइगर का सेट है और ये मेल का सेट है। ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इंटरसेक्शन हो रहा होगा इनका, क्या इंटरसेक्शन है इन्हें हमें नहीं पता, एक्स मान लेते हैं मान लो, है ना। बंगाल रॉयल टाइगर कितने थे 7, तो एक्स इंटरसेक्शन में चलेगा तो यहाँ के कितने बचेंगे 7 माइनस एक्स। मेरे कितने थे 5, तो कितने बचेंगे 5 माइनस एक्स, ऐसे तो बचेगा। ठीक है, ये मतलब ये इसका थोड़ा वेन डायग्राम है ना। चलो अब देखो, अब हम इसको आगे करते हैं, ये फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, देखो डायरेक्ट। नंबर ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है, ये रखा नंबर ऑफ बी आर, यानी कि बंगाल रॉयल टाइगर्स यूनियन एम दे रखा है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बंगाल रॉयल टाइगर्स प्लस फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, बंगाल ऑफ नंबर ऑफ मेल्स माइनस नंबर ऑफ मेल्स इंटरसेक्शन बंगाल रॉयल टाइगर्स। ठीक है, तो चलो ये कितना दे रखा है, देखो ये 10 दे रखा है ना। तो 10 इज इक्वल्स टू बंगाल रॉयल टाइगर्स कितने दे रखे हैं 7, 7 प्लस मेल टाइगर कितने दे रखे हैं 5 मेल टाइगर है टोटल, 5 माइनस नंबर ऑफ बंगाल रॉयल टाइगर्स इंटरसेक्शन मेल, ये कितने हैं, ये निकल जाएगा यहाँ से। तो 10 ये आज इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, आ जाएगा नंबर ऑफ बंगाल रॉयल टाइगर्स इंटरसेक्शन मेल इज इक्वल टू 7 से 11 7 5 12 माइनस 10 यानी कि 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि बंगाल रॉयल टाइगर्स इंटरसेक्शन मेल, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता था एंड, है ना। तो इसका मतलब क्या कि बंगाल रॉयल टाइगर्स एंड मेल, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर जो हैं किसके हैं, ऐसे बंगाल टाइगर जो कि क्या हैं मेल हैं। ठीक, ये बात समझ गए होंगे आप कि ये ऐसे बंगाल रॉयल टाइगर्स हैं जो कि मेल हैं। तो टोटल मेल कितने थे मेरे पास 5। अब आप मुझे बताओ टोटल मेल्स क्या होंगे, मेल ऑफ बंगाल रॉयल टाइगर्स प्लस मेल ऑफ बंगाल वाइट टाइगर्स, टोटल मेल यही तो होंगे दोनों के मिला के। तो 5 टोटल मेल है, बंगाल मेल ऑफ बंगाल टाइगर कितने निकाले 2 निकाल लिए, प्लस मेल ऑफ बंगाल वाइट टाइगर कितने आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा मेल ऑफ बंगाल वाइट टाइगर कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, यानी कि 3 मेल बंगाल टाइगर्स है। ठीक है, तो और टोटल बंगाल वाइट टाइगर्स कितने हैं 6 हैं, है ना। तो 6 टोटल हैं और जिसमें से 3 मेल है, तो फीमेल कितने होंगे, बचे हुए 3 ही तो होंगे। बात समझे ना आप ये वाली, कि 6 तो देखो 6 तो टोटल बंगाल वाइट टाइगर्स है, ठीक है, जिसमें से 3 मेल निकले, है ना। तो बचे हुए जो नंबर ऑफ फीमेल टाइगर्स है जो हमें निकालना था वाइट टाइगर्स, वो कितने हुए 6 माइनस 3 यानी कि 3। तो इसका आंसर कितना है 3। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें एक फार्मूला यूज़ करना था बस और कुछ नहीं। उसके बाद फार्मूला यूज़ करके बस थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना था, ये वाली बात कि असल में ये है क्या, ये बंगाल रॉयल टाइगर्स एंड मेल, यानी कि ऐसे बंगाल रॉयल टाइगर्स हैं जो कि क्या है मेल हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 3 आएगा। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि सपोज ए इज द सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू बी एंड बी इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 50 विच आर डिविजिबल बाय 6, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन। ये कुछ रिलेशन दे रखे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस 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 दिस, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अरे काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, अरे इसमें इतने सारे पार्ट हैं। अच्छा 8 9 10, इसके 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, 8 9 10। ठीक है, तो चलो करते हैं, एक एक करके करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो तो सबसे पहले मैं ए और बी सेट को निकालना चाहूँगा, तभी मैं इन क्वेश्चंस को कर पाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए क्या है, ए इज़ द सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 20। ठीक है, यानी कि ए हमारा क्या है इवन सेट ऑफ इंटीजर है। तो लिख लेते हैं हम, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं 20 से छोटे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, क्या 20 इंक्लूड करूँ, इक्वल टू भी बोला है, हाँ तो करूँगा, चलो बढ़िया। तो ये हमारा ए सेट है। बी सेट हमारा क्या हो जाएगा, बी सेट बोल रहा है कि बी इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 50 विच आर डिविजिबल बाय 6, यानी कि ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो 50 से कम हैं और 6 से डिवाइडेड बाय है ना, ये वाला इंटीजर, यानी कि 6 के टेबल पढ़ने बोल रहा है। ठीक है, तो 6 का टेबल पढ़ लेते हैं। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 56। लेकिन इसने क्या बोला, इसने बोला 50 से छोटे, तो उसका मतलब 56 हम नहीं ले सकते। ये हमारा सेट यहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ए और बी सेट आ गए। अब कुछ रिलेशन दे रखे हैं R1 R2 R3, इनको भी निकाल ही लें क्या, निकाल ही लेते हैं, चलो ठीक है निकाल लेते हैं। R1 बोला है क्या कि A, B
सच डैट ए इज़ अ फैक्टर ऑफ बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी सच डैट ए इज़ अ फैक्टर ऑफ बी, यानी कि R1 बोला है ए कॉमा बी सच डैट ए इज़ अ फैक्टर ऑफ बी, यानी कि ए कॉमा बी सच डैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी और ए इज़ फैक्टर ऑफ बी, है ना, ये बोला गया है R1। तो चलो इसको भी लिख लेते हैं। तो R1 हो जाएगा हमारा, चलो, ए इज़ अ फैक्टर ऑफ बी, यानी कि ये इसका एक फैक्टर होना चाहिए। तो 2 का 6 फैक्टर है, 2 6 का फैक्टर है क्या, है, बिल्कुल है, तो 2,6 हो जाएगा। 2 12 का फैक्टर है क्या, है, तो 2,12 हो जाएगा। 2 18 का है, अरे भाई साहब है, बहुत लंबा जाएगा ये तो। 2 24 का भी फैक्टर है, 2 30 का भी फैक्टर है, 2 36 का भी फैक्टर है, और 2 42 का भी फैक्टर है, और 2 48 का भी फैक्टर है, ठीक है। 4 4 6 का फैक्टर है क्या, ना, 4 6 का फैक्टर तो नहीं है, 4 6 का नहीं है। 4 किसका है, 4, रुक जाओ इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। 4 12 का फैक्टर है क्या, हाँ है। 4 18 का फैक्टर है क्या, नहीं है। 4 24 का है, हाँ है। 4 30 का फैक्टर है, नहीं है। 4 36 का फैक्टर है, बिल्कुल है, ठीक है। 4 42 का फैक्टर है क्या, 4 एकम 4, 4 42 ना, नहीं है। 4 48 का फैक्टर है क्या, हाँ है, ठीक है, बस इतना ही होगा। 5 5 नहीं, सॉरी, 6 6 6 का फैक्टर है, बिल्कुल है। 6 12 का फैक्टर है, बिल्कुल है। 6 18 का फैक्टर है, बिल्कुल है। 6 24 का है, बिल्कुल है। भाई यार, ये तो सारे आ जाएंगे, ठीक है। 6 36 का भी फैक्टर है, 6 36 का भी फैक्टर है, बड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन। 6 42 का भी फैक्टर है, 6 48 का भी फैक्टर है, ठीक है। वैसे ही 6 के बाद क्या है, 8, 8 के फैक्टर क्या क्या है, 8 6 का नहीं है, 12 का भी नहीं है, इसका भी नहीं है। 8 3 24 का है, 8,24, ठीक है। 8 6 48, 48 48 का भी है, ठीक है। और 10, 10 किसका फैक्टर है, 10 है, इसका इनमें से किसी का भी नहीं है, सिर्फ 30 का फैक्टर है 10, ठीक है। 10 30 सिर्फ 30 का है। 12, 12 किसका फैक्टर है, सिर्फ 36 का है। 12 30 36 होता है। 12 चौक 48 भी होता है, तो 48 का भी फैक्टर है, ठीक है। 12 के बाद क्या है, 14, 14 किसका फैक्टर है, 14 तो 42 का फैक्टर है, 14 तिया 42 होता है, ठीक है। फिर 14 के बाद क्या है, 16, 16 किसका फैक्टर है, 48 का फैक्टर है, 16 तिया 48 होता है। 16 के बाद क्या है, 18 किसका फैक्टर है, 36 का फैक्टर है, 18 दूनी 36 होता है। और 18 का भी है, 18 भी तो ऊपर है। और उसके बाद 20 किसका फैक्टर है, 20 किसका फैक्टर नहीं। तो हमारा ए सेट पूरा ये है। तो देख रहे हो कितना बड़ा ए सेट आया है, R1 सॉरी, रिलेशन 1 कितना बड़ा आया है, ठीक है। ए को थोड़ा ऊपर लिख लिया और सेट बी को भी थोड़ा ऊपर कर दिया, और R1 को भी मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है, ताकि यहाँ जगह कम थी ना। अब जल्दी से रिलेशन 2 लिख लेते हैं। अब रिलेशन 2 में क्या बोला है, रिलेशन 2 में बोल रखा है R2 है हमारा, कैसे है, ए कॉमा बी सच डैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, है ना। यानी कि ए कॉमा बी सच डैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। और फिर आगे बोल रहे हैं ये कि ए कॉमा, आगे ये बोल रहे हैं कि ए प्लस बी जो है, मॉड 10 इज इक्वल टू 0 है। यानी कि ए प्लस बी को मैं करूँगा और मॉड 10 करूँगा। मॉड 10 का मतलब क्या हुआ, यानी कि रिमाइंडर बोल रहा है, क्या रिमाइंडर आना चाहिए, क्या 0 आना चाहिए, ठीक है, यही बोल रहा है ये। चलो, मुझे फिर से जुकाम हो गया है, पता नहीं कैसे, है ना। अब क्या हुआ, मॉड 10 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमें सारे एलिमेंट्स ऐसे देखने हैं जो कि इस रिलेशन को फॉलो करें। क्या रिलेशन है, रिलेशन है कि a प्लस बी डिवाइड बाई 10 कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब कि ये 0 नहीं आना चाहिए, मतलब इनका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। मॉड का मतलब ये होता है ना कि रिमाइंडर 0 है, ठीक है। यानी कि a प्लस बी को 10 कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। तो ऐसे कौन कौन से पेयर्स हैं वो उठा लेते हैं हम। तो जैसे कि देखो, सबसे पहले 2,6 का बनेगा क्या, नहीं बनेगा। 2,6 8 होगा, और 8 के 10 से डिवाइड हो पाता है, नहीं हो पाता। 2,18 का बनेगा क्या, देखो 2,18 बन जाएगा। 18 और 2 कितने होते हैं, 20, है ना। और 20 का 10 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब 2,20 का हम पेयर बना सकते हैं। तो मैं इसमें से कलर चूज कर लूँगा, ये अच्छा सा डार्क कलर वाला, ये सही लग रहा है। हाँ, हम्म,
यहाँ से चेंज होता है, ठीक है। चलो, तो हाँ अब, हाँ तो R2 क्या हो जाएगा, चलो करते हैं। सबसे पहले 2,18 आएगा इसके अंदर। 2,18 क्यों आएगा, क्योंकि 2 और 18 20 हो जाएंगे, 20 और 10 से डिवाइड हो जाता है। फिर 2,24 आएगा, नहीं आएगा। 2,30 आएगा, नहीं। 2,36 आएगा, नहीं। 2,42 आएगा, नहीं। 2,48 आएगा। 2,48 देखो आ सकता है, क्यों, क्योंकि 2 और 48 को प्लस करेंगे तो 50 होगा, और 50 जो है वो 10 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब वैसे ही 4 कॉमा, अब 4 का देख लेते हैं। 4,6 होगा। 4 और 6 कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो बिल्कुल होना चाहिए। 10 तो 10 से डिवाइड होता ही है, तो 4,6 भी होगा, ठीक है। वैसे ही 4,36 भी होगा, क्योंकि 36 और 4 40 होते हैं। 6,24 भी होगा, क्योंकि 4 तो और किसी के साथ होगा नहीं, ये भी 30 होते हैं। और 8,12 भी होगा, ठीक है। 8,42 भी होगा। मैं जल्दी जल्दी लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नहीं तो ऐसे फिर टाइम बहुत वेस्ट होगा। 10,30 भी होगा। 12,18 भी होगा, क्योंकि इसको मिला के कितना होता है, 30 होता है, और 30 10 से डिवाइड हो जाता है। 12,48 भी होगा, इसको मिला के 60 होता है, और 60 भी 10 से डिवाइड हो जाता है। 14,6 होगा, क्योंकि इसको मिला के 20 होगा, और 20 भी 10 से डिवाइड हो जाता है। 14,36 होगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। और 16,24 भी हो जाएगा, और वैसे 18,12 भी हो जाएगा, और 18,42 भी हो जाएगा, और 18 के साथ बनेगा, और तो बनेगा नहीं, और 20,30 भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये पेयर्स के अंदर आएंगे, R2 के अंदर आएंगे ये लोग। अब देख लो आप, इनमें से सबको चेक कर लो, सब लोग 10 से डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल इजीली हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने R1 रिलेशन भी लिख लिया, और R2 रिलेशन भी लिख लिया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से करेक्ट क्या है। 6,14 इज एन एलिमेंट इन R2, देखो है क्या। 6,14 है, देखो। कहाँ गया। 6,14 है, 14,6 है क्या, 6,14 आएगा इसमें। 6,14 नहीं है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, पहला वाला ऑप्शन हमारा ट्रू है, ओ मतलब कि फॉल्स है, कि R2 में है ही नहीं। R2 इज नॉट सिमेट्रिक, क्या R2 सिमेट्रिक नहीं है। चलो देखते हैं, देखो 2,18 है, पर क्या 18,2 है, नहीं। 18,2 तो है ही नहीं, उसका मतलब क्या कि R2 एक सिमेट्रिक नहीं है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा ट्रू हो गया। अगला बोला R1 इज ट्रांजिटिव, R1 क्या है, ट्रांजिटिव है। चेक कर लेते हैं, देखो 2,6 है 6,6 भी है, यानी कि 2,6 क्या हो जाएगा, 2,6 को हम मान लेंगे अगर A, B, ठीक है। और 6,12 को मैं मान लूंगा B, C, ठीक है। तो क्या 2,12 है, 2,12 भी तो है, ये रहा। तो इसका मतलब क्या, A, C बीच में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब R1 इज अ ट्रांजिटिव, तो यानी कि ये वाला ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। अब पूछा, अगला बोला R2 इज ट्रांजिटिव, क्या R2 ट्रांजिटिव है, देखो जरा। 2,18 है, ठीक है, 2,18 है, और 18,12 है, यानी कि A, B है, और B, C भी है। क्या A, C है, यानी कि क्या 2,12 है, 2,12 तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब क्या कि R2 हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, यानी कि गलत ऑप्शन है। अगला पूछा है द कार्डिनलिटी ऑफ R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 की कार्डिनलिटी R2 से ज्यादा है, साफ साफ दिख रहा है यार। R1 में सिर्फ, R2 में सिर्फ इतने एलिमेंट्स है, कितने ये हैं, बस ये है ना। और R1 में देखो कितने ज्यादा है, यानी कि R1 की कार्डिनलिटी R2 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या, ट्रू हो जाएगा। तो आई होप ये वाले आपको समझ आ गए होंगे सारे क्वेश्चन, है ना। अब बोला है 9वें में वो क्या पूछा है, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2, यानी कि R1 इंटरसेक्शन R2 की कार्डिनलिटी बतानी है हमें। चलो तो बता देते हैं। R1 इंटरसेक्शन R2 पहले करता हूँ मैं, कहाँ करूँगा यार, जगह ही नहीं है। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है। चलो तो देखो, इसमें इसमें देखो, इसमें 2,18 है, क्या इधर 2,18 है, तो इसका मतलब हाँ इंटरसेक्शन में आ रहा है, यानी कि 2,18 एक इंटरसेक्शन एलिमेंट है। 2,48, क्या इसमें 2,48 है, इसमें 2,48 है इसमें। इसमें तो 2,48 होना ही चाहिए ना, क्योंकि ये तो ऑड वाले थे, कहाँ है ये, तो देखा था यार 2,48 है। इसका मतलब क्या, 2,48 भी हमारा कॉमन है, ठीक है। और क्या कॉमन है, 4, उसके बाद 4,6 है ऊपर, नहीं है 4,6 ऊपर। 4,36 है क्या, हाँ ये रहा 4,36 है, इसका मतलब 4,36 भी इसमें कॉमन है, ठीक है। उसके बाद 6,24 है, 6,24 ये रहा, देखो है तो दोनों में है, यानी कि 6,24 भी कॉमन है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि 8,12 है क्या,
8,12 है इसमें ऊपर वाले में, नहीं है, कहीं नहीं दिख रहा मुझे तो 8,12, ठीक है। उसके बाद क्या, 8,42 है क्या ऊपर वाले में, देखो 8,24 है, 8,48 है, 8,42 तो नहीं है ऊपर वाले में, है ना, इसका मतलब नहीं होगा। अगला 6,24, तो 6,24 तो लिख चुका हूँ मैं, हाँ। 10,30 है ऊपर वाले में क्या, देखो जरा 10,30 है कि नहीं यहाँ पे। 10, 10, 10, 10, 10,30, 10,30, 10,30 तो दिख रहा है मुझे कहीं नहीं, ये रहा, मिल गया, 10,30 है, ठीक है। उसका मतलब 10,30 भी इनमें कॉमन है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, 10,30 तक आ गए, फिर 12,18 है क्या ऊपर, ऊपर 12,18 नहीं, कहीं नहीं है, 12,18 तो नहीं दिख रहा मुझे ऊपर कहीं। और 12,48 है क्या ऊपर, 12,48, हाँ है, 12,48 तो है, यहीं कहीं देखा था मैंने, ये रहा 12,48 है, बढ़िया, ठीक है। तो यानी कि 12,48 भी है। और आगे देखते हैं, 14,6 है ऊपर, 14,6 तो नहीं है। 14,36 है, नहीं है। 16,24 है, नहीं है। 18,12 है, नहीं है। 18,42 है, 18,18 है, 36 है, 42 नहीं है। 20,30 है, नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या, सिर्फ इतने ही एलिमेंट दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, तो कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे इसका आंसर 6 क्यों आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है ना। इसका 6 आ रहा है, ठीक है। चलो देखो इन्होंने लिख भी रखा है, आंसर 6 है ना, सही है हमारा मतलब। अगला वाला, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ R3, R3 की कार्डिनलिटी बतानी है अब। इसका मतलब क्या कि हमें R3 अब बनाना पड़ेगा, तो एक बार मैं सबको मिटा लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं R3 बनाता हूँ। तो चलो अब हमें R3 रिलेशन निकल गया, R1 और R2 की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने R1 और R2 नहीं मिटाए। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इसने बोला है कि हमें एक ऐसा रिलेशन ढूंढना है कि A कॉमा सी से बिलोंग करना चाहिए, इस ए से बिलोंग करना चाहिए, फॉर सम बी कॉमा बी बिलोंग्स टू बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 और सी कॉमा बी बिलोंग्स टू R2, और हमें ए कॉमा सी बताना है। तो जो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे आप लोग, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि करना क्या है। इन्होंने बोला है कि ए कॉमा, क्या बोला एक बार मैं अभी देख लूँ फिर से, बोला है क्या कि ए कॉमा बी जो है वो R1 से मिलना चाहिए, ए कॉमा बी है जो वो R1 से मिलना चाहिए, और ए बी कॉमा सी जो है, बी कॉमा सी बोला है ना, नहीं सी कॉमा बी उल्टा, ठीक है, और सी कॉमा बी जो है वो R2 से मिलना चाहिए, ठीक है। तब जाके अगर ऐसा ट्रू है तो ए कॉमा सी को हम R3 में डालेंगे, समझे, ऐसे बोल रहे हैं ये, ठीक है। इन्होंने देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है, क्या कि फॉर एग्जांपल कि 2,4 R3 से बिलोंग कर रहा है, क्यों, क्योंकि 2,6 R1 में था और 4,6 R2 में था, तो इसलिए इन दोनों को उठा के हमने फर्स्ट फर्स्ट वाले को उठा के हमने इसमें डाल दिया, यानी ठीक है। यानी कि ये दोनों एलिमेंट हमें देखने हैं, और दोनों के फर्स्ट फर्स्ट वालों को उठा के, फर्स्ट फर्स्ट वालों को उठा के हमें थर्ड वाले में डाल देना है, ठीक है, R3 में डाल देना है। चलो देखते हैं ये कैसे होगा एक बार, है ना, थोड़ा सा अच्छा है ये, इसको देख लेते हैं। चलो चलो सबसे पहले मैं ए कॉमा बी ढूंढता हूँ R1 में। मैंने उठा लिया, सबसे पहला एलिमेंट उठा लिया, 2,6 उठा लिया मान लो, ठीक है। 2,6 उठा लिया मान लो, ठीक है मैंने। चलो R1 से उठा लिया 2,6, ठीक। अब मुझे R2 में क्या ढूंढना है, ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो 6 से शुरू हो रहा हो। R2 में 6 से कौन सा शुरू हो रहा है, R2 में 6 कहाँ शुरू हो रहा है, ये वाला शुरू हो रहा है ना ये 6 से शुरू, नहीं नहीं 6 से शुरू नहीं, 2,6 हो गया, जो किसी किसी उससे शुरू हो, मतलब कोई भी नंबर से, एंड 6 से हो रहा हो, है ना, ये देखो हो रहा है कि नहीं एंड 6 से, यानी कि 4,6 ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब ये हो गया, तो आंसर क्या बन जाएगा, 2,4 बन जाएगा, तो यानी कि 2,4 किसका होगा एलिमेंट, R3 का एलिमेंट होगा, समझे, ऐसे होगा ये। तो आप ये समझ गए होंगे हमें कैसे छांटना है। तो अब इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं जल्दी से आपको R3 लिख के दिखा देता हूँ। आप ऐसे करके एक करके छापते छाटते रहना, मैं जल्दी जल्दी आपको लिख देता हूँ, वीडियो स्किप हो जाएगी। चलो हो गया, हाँ। तो मैंने अभी R3 भी लिख लिया है, ठीक है। तो R3 ये होगा, आप इसको एक एक करके लिखते रहना, मैंने इसलिए वीडियो में लिखवाया क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इसको लिखने में। पर मैंने जैसे आपको बताया मेथड, सेम मेथड है कि पहले आप ए कॉमा बी ढूंढना, ये हमारा ए कॉमा बी हो गया। फिर आप ढूंढना सी कॉमा बी, यानी कि हमारा लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा कॉमन है, ये आपको R1 में से ढूंढना है, ये आपको R2 में से ढूंढना है, ठीक है। फिर ये आपको कॉमन दिख जाएगा इसका एंड वाला, तो जो फर्स्ट वाले हैं उनको उठा के आप R3 में डाल दो, सिंपल,
सिंपल मेथड है, आप जब इन दोनों में से करना और ढूंढना, आपके पास कुछ ऐसा सेट आ जाएगा बड़ा सा R3, ठीक है। और इसको आप गिनोगे तो टोटल इसमें कुछ 50 के अराउंड हमारी कार्डिनलिटी आ रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, 50 होगा R3 का आंसर, ठीक है। R3 कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। R3 का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उससे पहले मैंने ये जो कितना बड़ा लिखा है इसको मैं मिटा देता हूँ। एक तो लिखने में इतना टाइम लगा, लेकिन फिर भी मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह की कमी है मेरे पास थोड़ी सी। अगली बार से मैं सोच रहा हूँ कि एक्स्ट्रा पेज लगा दे करूँगा, ताकि ना सॉल्यूशन इस पर लिखा ही रहे और ये फिर मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो पढ़ता हूँ मैं। लिखा हुआ है महेश हैज 4 सन, की महेश के पास 4 बेटे हैं। शुभ, रवि, महेंद्र और रजत रजत 4 लोग हैं, ठीक है। शुभ के 2 बेटे हैं, याशुब और नवरत्न, ठीक है, कैसा नाम है ये। रवि हैज अबे यार एक तो ये जुकाम। हाँ, रवि हैज 2 सन्स नेम्ड राठी एंड रक्ष। रवि के पास भी 2 सन्स है, राठी और रक्ष। द फैमिली ट्री इज शोन बिलो, देखो फैमिली ट्री दे रखा है नीचे। महेश के 4 बेटे, शुभ, रवि, महेंद्र और रजत। शुभ के 2 बेटे, याशुब और नवरत्न। राबी के 2 बेटे, राठी और राकेश, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, लेट अस डिफाइन 2 रिलेशन आर एंड एस। 2 रिलेशन उन्होंने डिफाइन करे हैं, आर और एस, ठीक है। चलो देखें क्या है। लिखा हुआ है कि ए कॉमा बी क्या है, ए एंड बी आर कजन्स, यानी कि ए और बी क्या है, कजन। इसका मतलब क्या कि उनके पेरेंट्स क्या होने चाहिए, सिबलिंग्स होने चाहिए, ठीक है। तो सिंपल है बहुत ज्यादा, है ना। कि सबसे पहले कौन कौन कजन होगा, देखो शुभ के बच्चे और रवि के बच्चे आपस में कजन्स होंगे, ये वाली बात आप समझ पा रहे हो। क्योंकि देखो शुभ और रवि क्या है, शुभ और रवि आपस में क्या है, भाई है, ठीक है। ये भी इसका भाई है, ये भी इसका भाई है, तो भाई के बच्चे तो कजन्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या कि जो कजन्स वाला सेट है, जिसका नाम इन्होंने क्या देने दिया है, आर। आर में कौन कौन होगा, आर में होगा याशुब और नवरत्न, ठीक है। और नवरत्न और याशु उल्टे भी हो गए इसके, क्यों नहीं होंगे, क्यों होंगे उल्टे भाई। अगर याशु नवरत्न का कजन है तो नवरत्न भी तो याशु का याशुब कह रहा हूँ मैं, याशु कह रहा हूँ, याशुब याशुब का कजन होगा, है ना। वैसे ही याशुब राठी का भी कजन होगा और याशुब राकेश का भी कजन होगा, सीधी सी बात है ना। और इसका उल्टा भी ट्रू होगा। चलो मैं ना एक बार इसको लाइंस में लिखता हूँ, लाइन में लिखता हूँ, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो सबसे पहले हम देखते हैं याशुब जो है इसके कौन कौन कजन है। याशुब का पहला कजन है नवरत्न, ठीक है। फिर याशुब का दूसरा कजन है राठी। फिर याशुब का तीसरा कजन है राकेश, ठीक है। राकेश, आर ए लिख देता हूँ राकेश को, ठीक। याशुब का काम हो गया पूरा। आ जाते हैं नवरत्न पे। नवरत्न का पहला कजन है याशुब, ये रहा इसका बगल वाला। फिर नवरत्न का दूसरा कजन है राठी, ठीक है। और फिर नवरत्न का तीसरा कजन है राकेश, ठीक है, ये भी हो गया। अब आ जाते हैं हम राठी पे। राठी का जो पहला कजन है वो है याशुब। राठी का जो दूसरा कजन है वो है नवरत्न। और राठी का जो तीसरा कजन है वो कौन है, राकेश, ठीक है। और उसके बाद आप राकेश पे आ जाते हैं एंड में। राकेश का जो पहला कजन है वो है याशुब। राकेश का जो दूसरा कजन है वो है नवरत्न। और राकेश का जो तीसरा कजन है वो है राठी। और राकेश का, हाँ बस इतना ही, यानी कि इतने कजन्स है, और तो है नहीं कजन्स। देख लो, ए एंड वी आर कजन्स, सारे एक दूसरे कजन है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं इसमें। आई होप नहीं होना चाहिए कोई डाउट, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमारा आर सेट बनवा दिया, ठीक है। अब दूसरा वाला सेट क्या बोलता है, सेट दूसरा बोल रहा है कि ए इज अ सन ऑफ बी, यानी कि जो पहला लड़का है, ओ सॉरी, जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट का क्या होगा, सन होगा, बेटा होगा, ठीक है। तो वो वाला सेट भी बना लेते हैं, चलो। तो देखो सबसे पहले शुभ, रवि, महेंद्र, रजत, ये सबके, ये महेश के सन है, तो उसका मतलब शुभ कॉमा महेश, ठीक है। और रवि कॉमा महेश, ए इज अ सन ऑफ बी बोला है ना। हाँ सॉरी। हाँ उसके बाद फिर महेंद्र कॉमा महेश और रजत कॉमा महेश। आई होप ये क्लियर होगा कि सब तो एक दूसरे के ही सन है ना, ठीक है। अब याशुभ कॉमा शुभ, याशुभ तो शुभ का बेटा है, नवरत्न भी शुभ का बेटा है, ठीक है। वैसे ही क्या नवरत्न राबी का बेटा है, नहीं, राबी का वो बेटा थोड़ी ना है, वो तो शुभ का बेटा है ना, वो तो उसका वैसा है कि कजन कजन बेटा है ऐसा कुछ, तो उसमें कजन बेटा थोड़ी ना बोला है उसमें। फिर उसके बाद राठी का जो पिता है वो कौन है, रवि। और राकेश का जो वो है पिता, वो भी कौन है, रवि।
तो और कोई तो आएगा नहीं इसमें, देख लो। क्या इसमें उल्टे एलिमेंट होंगे? नहीं होंगे भाई। अगर ए बी का बेटा है तो बी तो बाप हुआ ना, तो उसका बेटा कैसे हो सकता है? ठीक है, इसलिए उल्टे नहीं होंगे इसमें, ठीक है ना। चलो, तो अब देख लेते हैं। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है? यानी कि देखो, सबसे पहले ये कौन सा है? वाई कॉमा एन है, तो एन कॉमा वाई भी है। इसका मतलब ये सबसे पहले वो तो ट्रू हो रहा है, सिमेट्रिक तो ट्रू हो रहा है ना। ठीक है, सिमेट्रिक तो हो रहा है। क्या इसमें वाई कॉमा वाई है? क्या एक बच्चा अपना खुद का कजन हो सकता है? नहीं हो सकता। वो अपना एक बच्चा अपना खुद का कजन कैसे हो सकता है? इसका मतलब आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं है, ठीक है। राठी कॉमा नवरत्न बिलोंग्स टू आर। देखो, राठी कॉमन नवरत्न है क्या? राठी कॉमन नवरत्न बिलोंग्स टू आर, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहीं कहीं लिखा था मैंने, ये रहा नवरत्न कॉमा राठी, और इसका उल्टा भी लिखा होगा राठी का, ये रहा राठी कॉमा नवरत्न, ठीक है, सही है। एस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एस बोला इक्विवेलेंस रिलेशन है, कहाँ से इक्विवेलेंस हो पाएगा ये? एस कॉमा एम है, पर एम कॉमा एस तो नहीं होगा ना। जो शुभ है वो महेंद्र का सन है, ठीक है, पर महेंद्र शुभ का सन तो नहीं होगा ना, सीधी सी बात है, ठीक है। इसका मतलब ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। महेश कॉमा रजत बिलोंग्स टू एस। महेश कॉमा रजत, महेश कॉमा रजत, रजत कहाँ है भाई? रजत बताओ, उल्टा नहीं लिखा हुआ ये? ए तो सन होना चाहिए था, पर यहाँ तो ए तो फादर है, महेश तो फादर है, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो इसलिए कंफ्यूज मत करना यहाँ पे। याशुब कॉमा राठी बिलोंग्स टू आर। याशुब कौन है? ये रहा याशुब कॉमा राठी। राठी कौन है? ये रहा, बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल सही, हाँ मिलता है, ये रहा, ये रहा राशिब कॉमा राठी, ठीक है। राठी कॉमा याशुब बिलोंग्स टू आर, हाँ बिल्कुल सही है। राठी कॉमा रज, ये रहा, ये सॉरी ये वाला राठी कॉमा याशुब है, सही है बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या कि सी ऑप्शन में हमारा क्या है? करेक्ट है। एस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। एस क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्री में क्या होता था? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल है। यानी कि ये भी क्या है? सिमेट्रिक है। देखो, वाई कॉमा एन है और एन कॉमा वाई भी है, यानी कि ये बिल्कुल सिमेट्रिक रिलेशन है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें ट्रू कौन कौन सा है? ये सेकंड ऑप्शन, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑप्शन और सिक्स्थ ऑप्शन, ये सारे ट्रू हैं, ठीक है। ये जो सेट बनाने थे इसमें, बस और कुछ नहीं करना था। जैसे आप सेट बना लोगे तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो मैं आपको करवा चुका हूँ, ये मैंने फिर से क्यों डाल दिया यार? अच्छा, ये तो मैंने करवा दिया, ठीक है। ऊपर आप सॉल्यूशन देख लेना, इसका करवा चुका हूँ मैं, फर्स्ट और एंड ऑप्शन बड़ा डिटेल में करवाया था ये क्वेश्चन मैंने। इसके बाद हाँ, ये वाला क्वेश्चन करना है हमें। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल एज अ फ्यू मटेरियल एंड एयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यूज, ठीक है। यानी कि एयर की क्या है? 1 है, वैक्यूम की 2 है, पेपर की 3 है, ग्लास की 8 है, और इसकी 7, इसकी 7 की 13 है, ठीक है। चलो, we can think f we can think f from the set of materials to set of directly constant values elements 1 2 3, ठीक है। now pick up the current statement। करेक्ट स्टेटमेंट बनाना है, देखो। एफ इज नीदर वन वन और ऑन टू। क्या ये वन वन नहीं होगा भाई? एयर का डायलैक्ट्रिक एयर ही तो रहेगा, वन ही तो रहेगा, वैक्यूम का 2 ही रहेगा, पेपर का 3 रहेगा, ग्लास का 3 रहेगा। यानी कि हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट है, हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट है, हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन है? वन वन रिलेशन है। सिंपल सिंपल दिख रहा है हमें। खुद सोचो, एयर की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होती है वो वन ही रहेगी, वो कभी टू थोड़ी ना हो जाएगी, ये तो नेचर के विरुद्ध हो जाएगा ना। इसलिए क्या कि हमारा ये एक इनपुट के लिए सिर्फ एक आउटपुट ही डिफाइन है, इसका मतलब हमारा ये वन वन रिलेशन है। तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन तो देखते ही गलत मार दो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि एफ इज वन वन बट नॉट ऑन टू, ठीक है। एफ वन वन तो है, हाँ, लेकिन क्या है? ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्या होता था? ऑन टू होता था कि डोमेन और रेंज बराबर होती थी, है ना। मतलब कि डोमेन जो थी वो किसके बराबर आ जाएगी? रेंज के बराबर आ जाएगी, है ना। यानी कि हाँ, सबके लिए यहाँ पे एक एलिमेंट होगा। चलो, देख लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बता रहा था ना, सॉरी वो मुझे थोड़ा जुकाम हो रहा है ना, इसलिए मैं बार बार बीच बीच में मुझे देख लेना पड़ रहा है। हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या बता रहा था? ये वन वन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे है। अब ये ऑन टू कैसे नहीं है, ठीक है। तो देखो, ऑन टू का मतलब क्या था कि डोमेन और रेंज आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात आप सुनो यहाँ पे ध्यान से, कि यहाँ पे एयर का 1 है, वैक्यूम का 2 है, पेपर का 3 है, ठीक है, ग्लास का 8 है, इसका ये है, ठीक है। अब हमारी जो यहाँ पे कोडोमेन वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो होगी कि सेट ऑफ ऑल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखे हैं? यहाँ पे हमें सिर्फ कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, सारे तो नहीं दे रखे ना। अब मान लो कोई किसी का डायरेक्ट्रिक 14 है, वो तो नहीं दे रखा है यहाँ पे, और जरूरी थोड़ा ना कि किसी का डायरेक्ट्रिक 14 भी हो सकता है
है ना, ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करे। इसलिए क्या है, यहाँ पे रेंज और कोबोडोमेन आपस में इक्वल नहीं आ रही, इसलिए क्या है ये ऑन टू नहीं है, इसलिए ये हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा सिर्फ इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं। ये ऐसे टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करवा दिए हैं कि क्या करना होता था, बस रेशनलाइज करना है हमें। ऊपर नीचे √2 + 1 √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये ऊपर वाला कुछ बन जाएगा, नीचे वाला कुछ बन जाएगा, और ये कोई रैशनल वैल्यू आ जाएगी इस वाले, इसलिए इसका ये वाला ट्रू है। आप इसको करके देख लेना, मैं अब आपको फिर से नहीं करवाऊंगा, ये मैं सारे करवा चुका हूँ ऊपर ये। ठीक है, आप वीडियो अगर वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, ये मैंने सारे करवा दिए हैं। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन और शायद लास्ट क्वेश्चन है, हाँ से लास्ट क्वेश्चन, इसी को देख लेते हैं और फिर हमारा ये वीक 1 मैथ्स असाइनमेंट खत्म हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, वी कैन थिंक ऑफ दिस एज अ फंक्शन फ्रॉम एफ from the set of materials to the set of direct constant values consisting of the elements A. Now pick out the correct statement from the following. अरे ये तो सेम क्वेश्चन है यार, बस इस वाले क्वेश्चन को इन्होंने इस बॉक्स में दे दिया है और इसको इन्होंने लैंग्वेज में दे दिया है। ठीक है, इसका मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा कि एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है ना, अब देख लो सेम ही क्वेश्चन है यार, सेम वैल्यूज है, ये देखो, देखो सेम वैल्यूज है। ठीक है सारी, चलो। तो और यहाँ से देखो, यहाँ से थोड़ा क्लियर भी हो रहा है जो मैंने आपको बात बताई, क्या कि डायरेक्टिक क्वेश्चन क्या है, असल में सेट ऑफ वैल्यूज है, लेकिन इसमें क्या आ रहे हैं, सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, है ना, इसलिए पूरा रेंज कोडोमेन की इक्वल नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या कि एक 1 1 ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा मैथ्स वीक 1 का असाइनमेंट मैंने सॉल्व कर दिया डिटेल सॉल्यूशन के साथ। अब वीक 1 की हमारी समरी भी आएगी, कुछ टाइम में आ जाएगी वो, कि वीक 1 जितना भी उसमें पढ़ा होगा मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा डाउट्स है, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा, आपको उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट्स में वो बता सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे न्यू वीडियो चाहिए। ठीक है, थैंक यू।